This conference will now be नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्मा महर्षि वैद्यराज त्र्यम गुप्ते पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के 264वें पुष्प में उपस्थित सभी मान्यवरों का वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय परम गुरुवर्या वैद्य गौरी बोरकर महोदया जी, आपको भी हमारा सादर प्रणाम और आपका विशेष स्वागत। आज के पुष्प का आरंभ हम धन्वंतरी देवता को नमन करते हुए करेंगे। गत पुष्प में महोदया ने चरकोक्त महाकषाय इस विषय पर विशेष मार्गदर्शन किया है। उसी का अग्रिम भाग आज ये चरकोक्त महाकषाय भाग 3 है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप आज हमें इस विषय पर विशेष मार्गदर्शन करें। धन्यवादः। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सारिका। पहले धन्वंतरी स्तवन करेंगे ना, फिर चालू करते हैं लेक्चर। आज थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही है तो प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। ओके। जय आयुर्वेद सॉन्ग भी सिर्फ दिखा, आवाज नहीं आई, तो इसलिए उसे हाँ स्किप किया है जी। ठीक है। ओके, आई एम ऑडिबल ना? या क्लियरली ऑडिबल एंड स्क्रीन इज ऑन द विजिबल। नमस्ते। जैसे कि डॉक्टर सारिका भुजबल ने कहा कि आज का ये तीसरा सेशन है हमारा। सो चरकोक्त महाकषाय, इसके ऊपर हम व्याख्यान कर रहे हैं। सो अभी तक जो है वो 30 महाकषाय हमारे हो गए हैं, जिसमें कि लास्ट था हिक्का निग्रहण कषाय। तो इसमें जो ये कषाय है अलग अलग, तो उसमें ऐसा डिवीजन क्यों है उसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। तो ये जो अलग अलग महाकषाय जो आचार्य चरक ने कहे हैं, उसमें से लास्ट जो है तीन त्रिक जैसे कहते हैं, वो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण, इसके बारे में हमने देख लिया था। आज उसके बाद में जो है वो 31 से स्टार्ट हुए। पहले जो है वो पुरुष संग्रहणीय, विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो गण पंचक बोले हैं उसमें पहला जो है वो पुरुष संग्रहणीय गण है। तो पुरुष संग्रहणीय गण के बारे में बात करते हुए क्या क्या बताया है वो आज हम देखेंगे। प्रियंगु, अनंता, आम्रास्थी, कटवंग, लोध, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्मा, पद्मकेशर, पद्मकेशराणि दशमानि पुरुष संग्रहणानि भवन्ति। अभी इस व्याख्यान को शुरुआत करते हुए पहले हम हमारे जो सदगुरु है, धन्वंतरी देवता है और जो आयुर्वेद गुरु है, उन सबको प्रणाम करके ये हम आज का व्याख्यान चालू करते हैं। सो पुरुष संग्रहणानि गण, ये जो बताया गया है उसमें प्रियंगो, अनंता, अमरास्ती, कटवंग, कटवंग इसका मतलब है कि शोना, लोध्र, मोचरस, समंगा, समंगा जो है उसको लज्जालु ऐसे कहते हैं। फिर धातकी, पद्मा और पद्मकेशर, ये जो सब है वो पुरुष संग्रहणीय गण है।
इसमें दो पद्धति की बातें हमें देखने के लिए मिलती है कि जो एक तो है ग्रहण करने वाले और दूसरे जो है वो स्तंभन करने वाले। जैसे कि भावप्रकाश और शारंगधर इनमें वर्णन आया है कि दीपनम पाचनम यत् स्यात् उष्णत्वात् द्रव शोषकम ग्राहितच्च यथा शुंठी जीरकम गजपिप्पलिम। द्रव शोषण करने के बाद उष्णत्व के कारण जो ग्रहण करते हैं उनको शुंठी जीरक गजपिप्पली ये उदाहरण देते हुए दीपन पाचन करके फिर जो ग्रहण करते हैं उनको पुरुष संग्रहणीय में स्पेसिफिक ग्रहण ऐसा कार्य बताया गया है। और दूसरा जो है वो रोक्षात शैत्यात् कषायत्वात् लघुपाकाच्च यद् भवेत् वातकृत स्तंभनम तत्स्यात् वत्सक टुंटुकौ। वत्सक यानी जो पुटज वगैरह बताए हैं उसमें वो कैसे ग्रहण करते हैं तो रौक्ष के कारण, शैत्य के कारण और कषायत्व के कारण और लघु रहने के कारण ये जो पुरुष है उसका ग्रहण करेंगे। इसको स्तंभन ऐसे कहा गया है। स्तंभन और ग्रहण में यही फर्क है कि उष्णत्व है और स्तंभन में जो है वो शैत्य है। इसमें हम कौन कौन से जो मेडिसिन है ये प्रियंगु है, अनंता है, आम्रास्ती है, शोनाक है, लोध्र है, मोचरस है, समंगा है, धातकी है, पद्मा है, पद्म केसर है, इनके सबके बारे में जो हम यूज करेंगे वो तो बात एक सही है कि जिधर अतिसार रहेगी, जिधर प्रवाहिका है, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उसमें पुरुष संग्रहणीय गण जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अतिसार के बहुत ज्यादा वेग आए हैं कि जैसे 30-40 वेग आए हैं तो इसमें अपधातु क्षय होने की जो आशंका रहती है उसमें पुरुष संग्रहण करना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक व्याधि है कि जिसमें पुरुष संग्रहणीय करना जरूरी रहता है। उसमें तो महत्वपूर्ण जो है वो है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में ऐसा कहा गया है कि सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम तस्य ही विद्बलम। और राजयक्ष्मा में जो अरिष्ट लक्षण बताए हुए हैं उसमें राजयक्ष्मा में अगर अतिसार होता है तो वो अरिष्ट सूचक है ऐसे भी कहा गया है। सो इन अरिष्ट सूचक लक्षण जो है उसके बारे में जब भी हम देखेंगे ना तो ये बात महत्वपूर्ण जाननी पड़ेगी कि पुरुष का रक्षण करना ये राजयक्ष्मा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सो जैसे ही हम अलग अलग पेशेंट्स में राजयक्ष्मा की चिकित्सा करते हैं उसमें बहुत ही अलग द्रव्य यानी अभ्रक यूज करते हैं, गुड़ुचामृत यूज करते हैं या फिर वासा व लेह यूज करते हैं। ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दिन में एक बार तो पुरुष संग्रहणीय गण अगर दिया जाता है तो पुरुष का ग्रहण होने के कारण पेशेंट का वेट गेन होना ये भी बात अच्छी तरह से होती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भी आपने देखा रहेगा कि फर्स्ट 3 मंथ जो है उसमें जो बेबीज रहते हैं वो दिन में 7 से 8 बार मोशन जो है वो पास करते हैं। फिर जैसे ही 4th-5th मंथ चालू हो जाते हैं उनके एक्टिविटीज भी बढ़ जाते हैं और इनटेक भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस समय पेशेंट्स हमारे पास ऐसे कंप्लेंट लेके आते हैं बहुत बार कि ये 2-2 3-3 दिन तक मोशंस पास नहीं कर रहा है। सो 2-3 बातें उसमें पूछनी चाहिए कि आत्मान हो रहा है या फिर पेशेंट बच्चा जो है वो रो रहा है। अगर उसका आंसर ना ऐसा है तो अगर मोशंस नहीं हो रहे तो उसके बारे में चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो है ना वो बच्चे का वेट गेन होने के लिए चालू हो जाता है। सो ये बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। सो पुरुष संग्रहण जो है उससे वजन बढ़ता है ये भी बात इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टली भ्रूण नहीं करेगा लेकिन पुरुष ग्रहण होने के कारण धातु जो है उनका अगर क्षय है या फिर उसको वर्धमान अवस्था में चाहिए तो उसमें हम इसकी बात जरूर कर सकते हैं। जैसे जैसे ही पेशेंट कोई भी बहुत बड़ी व्याधि के बाद में अगर धातु असार है या फिर किसी भी ऑपरेटिव के बाद में मोशंस जो है वो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें वेट भी जल्दी कम होने की शंका रहती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुरुष संग्रहणीय गण जो है वो इसके कारण हम जरूर दे सकते हैं। उसके बाद में जो आया है वो है पुरुष वीरजनीय गण। जम्बू शल्य की त्वक कच्छूरा मधुक शाल्मली श्रीवेष्टक भृष्ट मृत भृष्ट मृत पयसा उत्पल तिल इति दशमानी पुरुष वीरजन्यानि भवन्ति। पुरुष विरजन इसका मतलब क्या है कि पुरुष को कलर स्पेसिफिक आना जो कि पीताभ ऐसा रंग है वो पुरुष को आना ये जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। अगर पुरुष का रंग बदल गया है तो उसके बारे में जो अलग अलग व्याधियां बताई गई हैं उसमें एक तो पांडु है और दूसरा जो है वो कामला है।
ये पुरुष विरजन क्या है? पुरुषस्य विरजनम विगतम रंजनम रागः राग संबंधम नीरासः तस्मै हितम तत्पुरुष विरजनीयम। पुरुष को प्राकृत रंग प्राप्त करने वाला ऐसा जो है वो ये पुरुष विरजनीय गण है। पुरुष विरजनीय गण के बारे में अगर हम देखेंगे तो जैसे ही मैंने कहा कि पुरुष रंजन करना ये इसकी महत्वपूर्ण काम है, तो इसमें कामला के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। अगर तिलक इष्ट निभ ऐसा अगर हो रहा है तो वो भेद जो है वो करने के लिए ये सब पुरुष विरजनीय द्रव्य जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसमें कि बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का सिक्रीशन मोशंस यानी इंटेस्टाइन में आना, ये जो बातें है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी कैसा रहता है कि कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहता है उसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन नहीं आता है, उसके कारण ये पुरुष का रंग जो है वो बदल जाता है। सो इसमें अगर देखें तो जम्बू है शल्य की त्वक है, फिर कच्छूरा इसका मतलब है कि कवच बीज, मधुक फिर शालमली, मधुक ये दूसरा मधुक है, सो इसका मतलब है कि मोह का पुष्प लेना चाहिए। शालमली है श्रीवेष्टक, चंदन का भेद। फिर भ्रुष्ट मृत ऐसे भी कहा गया है, इसका मतलब है कि जो मृदा यानी जो मिट्टी है वो जो भुनी हुई मिट्टी है वो भी इसमें जरूर ही जरूर यूज करनी चाहिए। फिर पयस्या है, उत्पल है और तिल है, ये पुरुष का रंजन करते हैं। पुरुष का रंजन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे ही तीनों अवस्था पाक हो जाते हैं तो उसके बाद में सारकिट्ट विभाजन हो जाता है। सारकिट्ट विभाजन होने के बाद जो किट्ट है उसका भी द्रवमल और घनमल में विभाजन हो जाता है। ये जो घनमल है किट्ट है, सो अगर ये किट्ट प्राकृत तरीके से तैयार नहीं होता है, जैसे कि सार और किट्ट ये दोनों भी अच्छी तरह से अगर काम नहीं कर रहे हैं, सो इसमें जैसे कि प्रवाहिका है या फिर अलग अलग जो डिसीजेस है कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से मल की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी मल जो है वो साम तैयार हो जाता है, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें भी हम पुरुष विरजनीय गण जो है वो जरूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुरुष का रंजन करना। और कामला में जनरली कैसा है ना कि हम हमेशा पलत्रिकादि है, रजनी है या फिर दारवी है, ये सब यूज करते हैं, तो उसमें भी पुरुष विरजनीय ये अगर यूज करके हम देखते हैं तो उसका परिणाम कामला बहुत जल्दी ठीक होने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसमें कवच बीज, श्रीवेष्टक, पयस्या, उत्पल, तिल ये सब जो है इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जम्बू जो है, जम्बू और शल्यक इनका त्वक यूज किया जाता है, सो ये पाचन के लिए भी उपयुक्त रहते हैं। और मृद क्यों यूज किया रहेगा ये भी बात जानने के लिए जरूरी है। मृदा जो रहती है ना उसका परिणाम जो है वो पुरुष के ऊपर अच्छी तरह से आता है, क्योंकि पुरुष जो है वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पंचमहाभूत संगठन के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी महाभूतात्मक मल ज्यादा है ये करके। सो ये जो मल है वो उसका विसर्जन होना, इसके लिए मृद यानी उसका कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए मृदा भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो बाद में जो आया है वो है मूत्र संग्रहणीय गण। जम्बू, आम्र, प्लक्ष, वट, कपीतन, उदुम्बर, अश्वत्थ, भल्लातक, अश्मंतक, सोमवल्क इति दशेमानि मूत्र संग्रहणानि भवन्ति। जो जम्बू है, आम्र है, प्लक्ष है, वट है, कपितनक इसका मतलब आचार्य चक्रपाणि ने टीका में गंधमुंडः ऐसे कहा गया है। उदुम्बर, अश्वत्थ, भल्लातक, अश्मंतक और सोमवल्क ये सब जो है वो मूत्र संग्रहणीय में आए हैं। मूत्र का ग्रहण करेगा, मूत्रस्य संग्रहणम इति मूत्र संग्रहणीयम, ये तो बात है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो मूत्र का ग्रहण करने के लिए जिसको मूत्रातिसार कहा गया है या फिर जिसको आजकल की भाषा में हम डायबिटीज इंसिपिडस कह सकते हैं, उसमें भी इसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। जो प्रमेह के पेशेंट्स रहते हैं जिनको स्पेसिफिकली रात को उठ के बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, उनमें भी मूत्र संग्रहण अगर रात को हम दे देते हैं तो रात को मूत्र संग्रहण होने के कारण उनको बार बार नींद से जगना नहीं होता है और नींद कंप्लीट नहीं होती है। ये जो उनका प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है अगर हम मूत्र संग्रहणीय गण अगर प्रमेह के पेशेंट्स में या फिर मूत्रातिसार के पेशेंट्स में या फिर जिसको आजकल की भाषा में डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है ऐसे अगर यूज किया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो द्रव्य है वो कषाय रस की है, क्लेश कम करने वाली है, रूक्षता पैदा करने वाली है और ये जलांश शोषण करने वाले हैं। सो ये मूत्र संग्रहणीय गण उसके अनुसार काम करते हैं।
मूत्र का ग्रहण करना ये तो उसका एक काम है ही। इसका परिणाम हमने हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स में ओलिगोहेड्रोनियस में भी बहुत अच्छी तरह से देखा है, जिसमें लो एएफआई है या फिर जो ओलिगोहेड्रोनियस कहते हैं कि जिसमें गर्भोदक कम मात्रा में है, ऐसे जो केसेस रहते हैं ना, तो गर्भोदक की उत्पत्ति कैसी होती है, सो गर्भोदक बाकी का जो है उससे भी होता है, और जो गर्भ मूत्र का निस्सरण करता है उससे भी गर्भोदक होता है। सो जब भी माता का मूत्रातिसार होता है तो ऐसे केसेस में शरीर का जो अपधातु है वो कम हो जाता है। सो उसके कारण भी जो है ना वो एएफआई लो आता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम ये दे देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आ जाता है और एएफआई जो है वो बढ़ने के लिए चालू हो जाता है। सो इसके लिए मूत्र संग्रहणीय गण जो है वो जरूर ही जरूर देना चाहिए। इसमें हम हमारे जो पेशेंट्स क्लिनिक में रहते हैं उनके लिए औदुंबर कल्प जो रहता है वो बना के रखते हैं, जो छोटे कच्चे फल रहते हैं औदुंबर, सो उसको घी में भून के उसका कल्प बना के फिर उसके साथ उसका कल्प बनाया जाता है। सो ये कल्प अगर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मूत्र का संग्रहण होके एएफआई बढ़ता है, ऐसी आज तक की अनुभूति है। दूसरी और भी एक बात है कि अश्वत्थ भी इसमें आया है, तो अश्वत्थ का घृत हम तैयार करते हैं। सो अवपीडक मात्रा में अगर ये दिया जाता है तो मूत्र के ऊपर इसका कार्य बहुत अच्छी तरह से होता है। अवपीडक स्नेह जो है वो मूत्र खाने के पहले और खाना खाने के बाद, यानी जो वो जीर्ण होने के बाद ऐसे 2 बार दिया जाता है। सो ऐसा अवपीडक स्नेह अगर यूज किया जाता है तो उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से आता है। वैसे ही वटशृंग का भी घृत ऐसे केसेस में जरूर यूज कर सकते हैं, सो दैट ओलिगोहेड्रोनियस के जो केसेस रहते हैं उसमें मूत्र संग्रहण बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। फिर जो मूत्र विरजनीय गण बोला है, इसमें भी रंजन यानी मूत्र विरजन इसा ऐसे कहा गया है। मूत्र का अगर कलर प्राकृत नहीं है तो उसमें मूत्र विरजनीय गण देना चाहिए। इसमें पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सुगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, मधुक, प्रियाल प्रियंगु, धातकी पुष्पाणि इति दशेमानि मूत्र विरजन्यानि भवन्ति। मूत्र विरजन करना ये जो बात है इसमें अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे पुष्प इसमें देखते हैं, जैसे कि कमल के अलग अलग भेद है, जिसमें पद्म है, उत्पल है, नलिन है, कुमुद है, सौगंधिक है और पुंडरीक है, शतपत्र है। ये सब जो है वो कुमुद यानी कमल के ही अलग अलग भेद देखने के लिए मिलते हैं। फिर यष्टि, प्रियंगु और धातकी ऐसे कहा गया है। सो ये जो है वो मूत्र का रंजन प्राकृत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूत्र का रंजन ऐसे अगर हम सोचेंगे ना तो ये सब जलीय द्रव्य है कि जो पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक और पुंडरीक ये सब जो है वो उसमें भी यष्टि जो है वो भी पित्त शमन करने वाली है, प्रियंगु है और धातकी है, धातकी संधान करने वाली है। ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। सो इसमें कभी कभी जब भी मूत्र की उत्पत्ति होती है या फिर कीट की उत्पत्ति के बाद जो घनमल और द्रवमल अलग अलग हो जाते हैं, सो उसमें जो द्रवमल है कि जिससे मूत्र बनता है वो अगर विकृत हो गया है, क्लेद युक्त हुआ है, या फिर उसमें अगर पित्त की विकृति आई है तो मूत्र का रंग जो है वो बदल जाएगा। इसमें प्राकृत रंग आना ये दोनों बातें हैं, जिसमें एकदम श्वेत या फिर सफेद ऐसा अगर रहेगा जिसमें कि कफज प्रमेह हम बोल सकते हैं, उसमें ये मूत्र विरजनीय गण हम बहुत पेशेंट्स को यूज करते हैं। और भी जो पित्तज प्रमेह बोले गए हैं जैसे कि हरिद्र मेह है या फिर मंजिष्ठा मेह है या फिर काल मेह है, ऐसे जो केसेस है उसमें भी ये मूत्र विरजनीय गण बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अभी आप सोचेंगे कि ये पद्म, उत्पल, नलिन ऐसे जो अलग अलग कमल के जो अलग अलग कलर्स के ऊपर जो भेद बताए गए हैं वो सब नहीं मिल सकते हैं कभी कभी, लेकिन कमल तो जरूर ही मिलता है। सो कमल, यष्टि और प्रियंगु और धातकी इनसे भी अगर दिया जाता है तो भी इसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। अगर हम देखेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डार्क यूरिन होना या फिर पीत कलर का यूरिन होना, ये बात जो है वो कामला में भी होती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी होता है, जैसे कि अर्जेंसी भी रहती है जिसमें या फिर कंप्लीट यूरिनेशन का फीलिंग नहीं रहता है। सो ऐसे केसेस में भी हम मूत्र विरजनीय गण जो है वो जरूर ही जरूर दे सकते हैं। इसमें और भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो जो सीकेडी के पेशेंट्स रहते हैं या फिर रीनल फेल्योर के पेशेंट्स रहते हैं उसमें भी हम मूत्र विरजनीय गण जो है वो देते हैं। जनरली मूत्र विरेचनीय गण जो है
वो सुबह और शाम देना, और मूत्र विरेचनीय गण जो है वो दोपहर और रात को देना। ऐसे अगर दिया जाता है तो सीकेडी के पेशेंट्स में बहुत ही अच्छी तरह से परिणाम दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो आगे आते हैं कि मूत्र विरेचनीय गण। मूत्र विरेचनीय जब भी हम कहते हैं तो उसमें वृक्षादनि, श्वदंष्ट्रा, वसुक, वशीय, पाषाण भेद, दर्भ, कुश, काश, गुन्द्रा, इक्कट, मूलानि इति दशमानि मूत्र विरेचनयानि भवन्ति इति पंचकः कषायवर्गः। एक कषायवर्ग का ये पंचक हो गया। फिर इसमें और भी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मूत्र का विरेचन हम जब भी बात करेंगे, हेलो, मूत्र के विरेचन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तभी पुरुष और मूत्र इसका भेद जो है, या फिर घनमल और द्रवमल, इसमें विरेचन करने वाले जो बताए गए हैं उसमें मूत्र विरेचनीय ऐसे कहा गया है, न कि पुरुष विरेचनीय। पुरुष विरेचनीय क्यों नहीं कहा गया है ये गण में? तो भेदनीय महाकशा जो बोला है ना, उसमें ही पुरुष विरेचनीय बताए गए हैं, इसी के लिए वो पुरुष विरेचन ऐसा अलग सा शब्द नहीं यूज करते हैं। फिर ये मूत्र विरेचन ऐसा जब भी हम कहेंगे तो उसमें वृक्षादनि, श्वदंष्ट्रा, वृक्षादनि कोई भी जो प्लांट है कि जो एपिफाइटिक, पैरासाइटिक ऐसे जो कहे जाते हैं, ऐसे जो वृक्षादनि जिसमें कि जो सेकेंड मंथ में भी आता है, वृक्षादनि पयस्याच लता सुत्पल सारिवा, इसमें सो ऐसा जो वृक्षादनि है वो। फिर गोक्षुर जो श्वदंष्ट्रा कहा गया है, वसुक, वशिर, वशिर इसका मतलब आचार्य चक्रपाणि ने टीका में सूर्यावर्त ऐसे कहा गया है। सो सूर्यावर्त इसका मतलब हम जो सूर्य फूल रहता है वो भी ले सकते हैं। पाषाण भेद, दर्भ, कुशकाश, गुन्द्रा, इक्कट, इक्कट इसका मतलब है शर का मूल। सो ये जो मूत्र विरेचनीय गण है उसमें अगर हम देखेंगे तो द्रवमल जो है, मूत्र जो है उसका विरेचन करने के लिए अगर वो ज्यादा जम गया है तो वो निकालने के लिए मूत्र विरेचनीय गण जरूर यूज कर सकते हैं। जैसे कि लो आउटपुट का सीकेडी रहता है कि जिसमें यूरिनरी आउटपुट कम रहता है, ऐसे केसेस में मूत्र विरेचनीय गण जो है वो जरूर हम दे सकते हैं। ये जरूर ही बस्ती शोधन है और बस्ती का शोधन करने के लिए मूत्र भी जरूरी है। सो इसी के लिए ये मूत्र विरेचनीय गण हम जरूर ही दे सकते हैं। ये जलांश बढ़ा के फिर मूत्र का विरेचन करता है। ऐसे जो केसेस रहते हैं ना, इसमें हम और भी कुछ बात जरूर कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है, वो जो रेट है वो बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। और गोक्षुर को भी ऐसे कहा गया है कि बलकृत बस्ती शोधनाहा। सो इसमें जो बाकी के द्रव्य है, कुशकाश, दर्भ, इक्कट और गुन्द्रा, इसके साथ में गोक्षुर है, सूर्यावर्त है और पाषाण भेद है, जिसमें हम देखते हैं कि मूत्र विरेचन करना ये उसकी कैपेसिटी जो रहती है वो बहुत ही अच्छी तरह से रहती है। सो इसी के लिए मूत्र विरेचनीय गण जो है वो यूज किया जाता है। इसका मैं और भी एक अलग यूज जरूर कहना चाहूंगी। सो बहुत बार जब भी वार्ड में हम काम करते थे एमडी के समय, तो उसमें देखा जाता था कि जब भी पिटोसिन लगाया जाता था पेशेंट को, उस समय डिले इन लैक्टेशन ऐसे देखने के लिए मिलता है। और ये जो पिटोसिन जो है ना, उसकी अगर प्रॉपर्टीज, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो वो एंटी डायूरेटिक है ऐसा देखा गया है। सो मूत्र विरेचनीय गण जो है ना, ये एंटी डायूरेटिक है और ये डिले इन द लैक्टेशनल प्रोसेस ऐसा है। सो मुझे किसी ने पूछा था कि जो स्तन्य जनन ये जो महाकषाय बताया गया है उसमें शतावरी वगैरह ऐसा नहीं बताया है, लेकिन ये कुशकाश, दर्भ ऐसा सब बताया गया है। सो ऐसे जो है वो क्यों है? सो इधर भी देखना हमें मिलता है कि कुशकाश, दर्भ, नल, कांडेक्षु ये जो है वो मूत्र विरेचनीय भी है और ये जो है वो स्तन्य जनन भी है। सो ये बात, ये पिटोसिन के बारे में हमें उधर सोचने के लिए या फिर अभ्यास करने के लिए मिली थी। तो मूत्र विरेचनीय गण ये पंचक कषाय में हो गया। उसके बाद में जो गण पंचक आता है वो है कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर। सो ये जो चार पांच बताए गए हैं उसमें से जो कासहर गण है उसमें द्राक्षा, अभया, आमलकी, पिप्पली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारी, वृश्चिर, पुनर्नवा, तामालकी इति दशमानि कासहराणि भवन्ति। अभी इसमें जो है ना वो द्राक्षा है, या फिर जिसको अभया कहते हैं या फिर हरितकी कहते हैं,
आमलकी, पिप्पली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारी, वृश्चिर इसका मतलब है कि श्वेत पुनर्नवा, फिर बाद में पुनर्नवा और तामालकी, तामालकी यानी भूमि अम्लकी, ये सब जो है वो कासहर है। जो कासहरम गण हम कहते हैं तो कास की संप्राप्ति कैसे होती है, तो वो अगर देखेंगे तो तत्रादो विहतो नीलः ऊर्ध्वं प्रवृत्त प्राप्योरस तस्मिन् कंठे च संशोजन उरस्रोतांसी संपूर्य वगैरह, ये सब संप्राप्ति उसकी बताई गई है। सो ये कास की संप्राप्ति जो है वो तत्राधो विहतो नीलः, या फिर आचार्य चरक ने कहा है कि अध प्रतिहतो वायु। सो प्रमुख उसका कारण जो है वो जो अपान वायु है उसकी गति अगर प्रतिहत हुई है तो कास उत्पन्न होता है। कास की अगर उत्पत्ति देखी जाए कि रक्त पित्त के बाद में ये कास बताया गया है, फिर ये अगर हम देखेंगे तो कास जो है ना वो आवरण की संप्राप्ति के अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वही तत्राधो विहतो नीलहा ऐसे है। सो कासहर गण जो है वो आवृतवात जो है उसके लिए भी बहुत ही उपयुक्त रहता है, ऐसा आज तक का तजुर्बा है। सो ये कासहर गण जो है बताया पूरा, वो आवृतवात के जो जो केसेस रहते हैं उसमें भी हम उसके अनुसार भी हम जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें जो है कि द्राक्षा यानी मनु का, कालू मनु का, काली द्राक्ष जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुपान करके हम बहुत सारे पेशेंट्स में यूज करते हैं, तो इसमें कासगना तो वो बहुत ही अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। फिर अभय अमल की ये जो दोनों है वो वात की गति प्राकृत करने के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो वात को निस्सरण करने वाले हैं या फिर सृष्ट मलमूत्रता लाने वाले हैं इसके लिए। फिर पिप्पली और दुरालभा, ये अगर हम देखेंगे तो कफग्न होते हुए तीक्ष्णत्व के कारण उसका स्रोतोगामित्व अच्छा है, और इसी के लिए 64 पिंपली जैसे जो द्रव्य है वो रसायन करके भी जो कास श्वास के पेशेंट्स रहते हैं उसमें दिए जाते हैं। फिर श्रृंगी है कि जो बहुत ही छोटे बच्चों में कास के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, जिसको बाल चातुर्भद्र का एक घटक भी है। कंटकारी जो है वो वात की गति प्राकृत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंटकारी अगर हम देखेंगे तो दशमूल में भी एक हमें देखने के लिए मिलती है। सो कंटकारी जो है ना वो हमारे पेशेंट्स में जिनको बहुत क्रॉनिक कफ रहता है या फिर कास रहता है, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें हम बहुत बार कंटकारी कल्प जो है वो यूज किया जाता है। कंटकारी जो है ना, कंटकारी और बृहति ये दोनों जो है वो सोलानेसी फैमिली से है और इसमें से क्रूड स्टेरॉइड निकलते हैं। सो जिन जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होने के कारण, छोटे बच्चों में स्पेसिफिकली कोई भी सीजन चेंज हो गया तो कास हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कल्प अगर बनाते हैं तो वो पैलेटेबल भी बहुत अच्छी तरह से होता है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से ले भी सकते हैं। इसके लिए कंटकारी कल्प बहुत सारे पेशेंट में हम यूज करते हैं। कंटकारी देखी जाए तो वो वात की गति प्राकृत करते हैं, वैसे ही पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा ये जो दोनों है वो भी वात का शमन करने के लिए अहमियत रखते हैं और फिर कास कम करेंगे। उसमें और भी एक अलग द्रव्य आया है कि जिसको तामालकी कहा गया है या फिर जिसको भूम्यामलकी हम कहते हैं। भूम्यामलकी जो है ना उसको अगर हम देखेंगे तो यकृत के ऊपर उसका गामित्व ज्यादा है, और एक श्लोक में ऐसे कहा गया है कि श्वासे यकृति, यकृत में दुष्टि है और श्वास अगर है तो ऐसे केसेस में ये स्पेसिफिकली तामालकी बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। इसका भी कल्प हम बनाकर रख सकते हैं। अभी जो सीजन आ जाएगा कि जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस समय ये तामालकी बहुत ही जगह अच्छे से बढ़ जाती है। सो उसका कलेक्शन का यही समय है और वो कलेक्ट करके फिर उसका हम कल्प बना के रखते हैं, तो पूरे साल भर हम ये तामालकी यूज कर सकते हैं। सो ये हुआ कासरगण के बारे में। उसके बाद में जो है कास के बाद में जैसे ही आएगा वो है श्वास, और इसी के लिए श्वासहर गण बताया गया है। इसमें छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस एला हिंगु अगरु सुरसा तामालकी जीवंती चंडा इति दशेमानी श्वासहराणी भवंती। सो कास के बाद में श्वास आता है, ये तो हर एक निदान में भी हम देखते हैं। तो कास वृद्ध्या भवेत् श्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः आमातिसारवमतो विष पांडु ज्वरैरपि। ये श्वास क्यों होता है? आमातिसार से विष पांडु ज्वर इसी कारण से श्वास होता है, और कास वृद्ध्या भवेत् श्वासः कास के कारण भी होता है। सो कास वर्धित तो हो जाता है तो श्वास लगने के लिए हो जाता है। सो ऐसे जो केसेस रहते हैं ये श्वास भी आवरण संप्राप्ति जो है उसका अभ्यास करने के लिए एकेडमिक इंटरेस्ट जिनको है उनके लिए भी ये श्वास बहुत ही अहमियत रखता है। सो इसमें जो है वो छठी पुष्करम, फिर उसमें बाद में अम्ल वेतस एला हिंगू अगरु सुरसा तामालकी, फिर से आया है कि जो भूम्यामलकी है
टीका में इसको तामालकी भूम्यामलकी ऐसे कहा गया है। जीवंती और चंडा, चंडा इसका मतलब है कि चोर पुष्पी, जो यवानी के सदृश रहता है। सो ये सब जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? छठी और पुष्कर मूल, ये अगर दोनों हम देखेंगे तो मॉडर्न के हिसाब से फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर उसकी देखी जाए तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स है। सो पहले ही पेशेंट आता है और अगर श्वास की अवस्था में है तो उसको क्या देना चाहिए? तो छठी और पुष्कर मूल देना चाहिए। ये देने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। फिर पेशेंट को हम अंदर लेके जो आक्तम लवण तेल लेने कहा गया है वो जरूरी कर सकते हैं। फिर उसके जो लंग्स है वो भी अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है। सो छठी और पुष्कर का धूपन भी ऐसे केसेस में दे सकते हैं। कभी कभी धूपन के कारण पेशेंट जो है उनका श्वास की गति जो है वो ज्यादा फूल जाती है। सो छठी और पुष्कर का धूपन अगर नियमित सेवन से दिया जाता है तो श्वास लगता ही नहीं है, ऐसा एक अनुभव है। और श्वास की गति में अगर पेशेंट आया है आपके क्लिनिक में तो उसमें जो है वो नस्य करना है पुष्कर मूल का। ऐसा अगर करते हैं तो उसके कारण ब्रोंकोडायलेटेशन जैसा एक्शन मिल जाता है और श्वास बहुत ही अच्छी तरह से कम हो जाता है। पुष्कर मूल का और भी एक उपयोग बहुत सारे कोविड के केसेस में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। जो केसेस रहते हैं कि जिनमें दम लगता है या फिर O2 थोड़ा सा ड्रॉप होने के लिए चालू हो जाता है, सो ऐसे केसेस में हम ये पुष्कर मूल जो है उसका अगर लेप एट द बेस ऑफ द लंग्स ऐसे करने के लिए दिया जाता है तो न्यूमोनिक पैचेस वगैरह जो रहते हैं वो बहुत जल्दी हील होने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मदद हो जाती है। इसके साथ में कभी कभी अतसी उपनाह का भी उपयोग किया है कोविड केसेस में। सो ये भी जरूर हम दे सकते हैं पेशेंट्स में। और भी है कि श्वास जो है वो जैसे अमाते सार्वभौमत्व विष और पांडु इनके कारण भी हो जाता है, ऐसे कहा गया है। सो ये जो द्रव्य है वो विषग्न भी है, जैसे कि अगरु है, सुरसा है, तामालकी है, ये विषग्न का भी कार्य शरीर में करते हैं। शरीर में जो द्रव्य बाहर जाना चाहिए अगर वो अक्यूमुलेट हो गए हैं तो उनको भी विष कहा गया है, कि जिनको दूषी विष संज्ञा दी गई है। सो ऐसे केसेस में भी श्वास बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स को सताता है। सो ऐसे केसेस में जरूर हम ये सब गण का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वात कफज वात कफ को कम करने वाले वात कफहर ऐसे द्रव्य है। इसमें और भी एक द्रव्य का मैं महत्व जरूर बताऊंगी कि जैसे ही हम अलग अलग द्रव्य यूज करते हैं श्वास में, उसमें एक अग्निकर्म करके जो रहता है पंचकर्म, उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। सो ये छठी जो रहते हैं ना वो आर्टरी फोर्सेप में पकड़ के इसका अगर अग्निकर्म मिड एक्सिलरी लाइन में किया जाता है तो श्वास बहुत ही अच्छी तरह से कम आ जाता है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। सो कोविड केसेस में भी ऐसे केसेस में ये अग्निकर्म किया है और उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। इसमें एक जो है वो अम्ल वेतस है, जो अम्ल रसात्मक रहता है कि जो वात का गति का प्राकृतत्व लाता है, या फिर मूढ़ वातानुलोमन है। सो ऐसा मूढ़ वातानुलोम करने वाले द्रव्य भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें और भी मैं एक जस्ट केस बताना चाहूंगी कि श्वास अगर हम कहते हैं ना तो उसमें हिंगू ऐसे भी कहा गया है, हिंगू, एला, अगरु, सुरसा, तामालकी, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। सो हिंगू का एक केस में इधर जरूर बताऊंगी कि मैं स्टडी कर रही थी और मैं मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में थी। सो सेकंड ईयर में इतना तो मालूम है कि श्वास की संप्राप्ति कैसे रहती है ये। फिर मेरे कोई रिलेटिव था उधर मैं गई थी और सेकंड ईयर में थी, तो मेरी जो एक बड़ी उधर के कजिन थे उसको श्वास की तकलीफ थी, अस्थमा का, उसको नोन केस था और उसको दम लगने लगा क्योंकि उसने पेप्सी कोला वगैरह कुछ खाया था इवनिंग में। उसका भी एज जो है वो कुछ मेरे 1-2 साल वो बड़ी थी, लेकिन उसको रात को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो क्या करना है, सब थोड़े से घबरा गए थे। सो उसमें हिंगू जो है उसको पानी मिला के उसका एक लेप बनाया मैंने और उसके जो चेस्ट है उसके ऊपर लगा दिया। फिर हिंगू का लेप चेस्ट के ऊपर लगाने के बाद 15-20 मिनट्स के बाद बहुत ही अच्छी तरह से उसको स्वेटिंग भी हो गया और श्वास भी कम हो गया। सो ये इतना एक छोटा सा हिंगू जो है वो भी श्वास हर करके बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है, ये मैंने खुद देखा है। उसके बाद में का जो गण बताया गया है वो है शोथहर गण। शोथहर गण जो है उसमें पाटला, अग्निमंथ, शोनाक, बिल्व, काश्मीरी, कंटकारिका, बृहति, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, गोक्षरका इति दशमानी श्वेतु हराणी ऐसे कहा गया है। तो इसमें पाटला है, अग्निमंथ है, शोनक है, बिल्व है, काश्मीरी है, कि ये जो पंचमूल में आते हैं वो सब द्रव्य इधर आ जाते हैं। फिर कंटकारी, बृहति, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षुर ये सब है। सो शोथ कम करने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है।
शोथ की अगर संप्राप्ति देखी जाए तो वो कैसी है कि रक्त पित्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान बहिर्सिराहा, सिरा से बहिर्गमत्व आ जाता है और शोथ उत्पन्न किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें शोधहर गण में विदार्यादि और करमर्दादि ये 2 गुण बताए गए हैं। दशमूल जो है वो भी उत्तम तरीके से शोधहर का कार्य करता है। अगर हम शोध की बात करेंगे तो वो रस वैशेषिक ने क्या कहा है कि सर्व रसात्मक शीत मृदु पिच्छिल गुण युक्त जलीय पार्थिव द्रव्य जो है वो शोधहर रहते हैं। उष्ण वीर्य वाले वातहर ऐसे जो द्रव्य है वो शोथ भी उत्तम तरीके से कम करते हैं। कषाय तिक्त रस इसका अगर देखा जाए तो है, और दूसरी बात है कि पित्त और कफ का शमन करने वाले ऐसे ही शोथोहर द्रव्य रहते हैं। एकांग शोथ और सर्वांग शोथ, इसके बारे में हमें इसको शोथ के एंगल से देखना चाहिए कि एकांग शोथ है या सर्वांग शोथ है। अगर एकांग शोथ है तो वो भी कम करने के लिए ये अच्छी तरीके से काम करेगा, जैसे कि गुल्फ संधि है या फिर दूसरा कोई जानु संधि है, इसमें अगर शोथ है तो वो उसका लेप अगर हम अलग अलग किए जाते हैं तो भी उसका परिणाम आता है, या फिर इसका क्वाथ अगर पेट में दिया जाता है तो उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से आता है। सर्वांग शोथ के बारे में अगर हम कहेंगे या तो इसके बारे में हमें सोचना जो पड़ता है वो है रीनल फेल्योर या फिर CKD जिसको हम बोलते हैं उसको, या फिर रुद्रोग के बारे में भी इसमें सोचना चाहिए। रुद्रोग के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें भी ये शोथहर गण बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन रहते हैं कि जो बीपी के लिए दिए जाते हैं उसके कारण भी शोथ आता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे रहेंगे। ऐसे जो केसेस रहते हैं ना उसमें भी ये शोथहर गण बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसमें काश्मीरी कंटकारी बृहति शालिपर्णी कृष्णिपाणी कोक्षुर ये सब जो है वो हम देखते हैं कि वात का और कफ का शमन करके फिर शोथघ्न ऐसा काम करेंगे। ये बातें इम्पोर्टेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब भी हम रुद्रोग के बारे में सोचते हैं ना तो रुद्रोग के बारे में सोचेंगे तो हमें वही अर्जुन वगैरह दिखने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन इसमें शोथहर गण भी यूज करना ये बात भी उतनी ही अहमियत रखती है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में जो रोगघ्न ऐसा जो ये पंचक आया है गण, इसमें और भी एक कहा गया है कि जो ज्वरहर है, ये ज्वरहर जो है उसमें सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परुषक अभया आमलकी बिबितकानी इति दशमानी ज्वरहराणि भवन्ति। अभी ज्वर का जो चिकित्सा बताया गया है वो क्या है, तो लंघनम स्वेदनम कालो यवागोस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वर है। तरुण ज्वर रहता है तो उस स्वेदन करो फिर लंघन करो फिर तिक्त रस के यवागो दो, ऐसे कहा गया है। और ज्वरहर महाकषाय जो बताए गए हैं उसमें सारिवा शर्करा पाठा, फिर उसमें बाद में मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परुषक अभया अमलकी और बिबितक यानी फलत्रिक बताया गया है। अगर ऐसा देखेंगे ना तो वृद्ध वाग्भट ने आचार्य वृद्ध वाग्भट में शर्करा के जगह गुड़ची लिया जाए, ऐसे भी उसका जो भेद बताया गया है कि शर्करा नहीं सारिवा गुड़ची पाठा, ऐसे कहा गया है कि जो गुड़ची उत्तम ज्वरघ्न है, आचार्य वाग्भट वृद्ध वाग्भट कहते हैं कि गुड़ची यूज करनी चाहिए शर्करा की जगह। अभी इधर शर्करा क्यों आया रहेगा ऐसा भी सोचना चाहिए। तो शर्करा जो है वो उत्तम पित्त शमन है, ज्वर जो है वो क्रोधात पित्तम, और ज्वर की उत्पत्ति जो है वो दक्ष के यज्ञ में क्रोध के कारण ही उत्पन्न हुई है। कुछ ज्वर ऐसे रहते हैं कि जिसमें पित्त जो ज्वर है, ऐसे केसेस में अगर शर्करोदक जो है उसका नस्य दिया जाता है तो ज्वर जो है वो कम रहने में बहुत मदद करता है। इसी के लिए शर्करा इधर आई रहेंगी। वैसे ही ज्वर है और बहुत ज्यादा हेडेक है, ऐसे जो केसेस रहते हैं कि जिसमें जो क्रोधज ज्वर है या फिर पित्तज ज्वर है, ऐसे केसेस में देखने के लिए मिलता है। ऐसे केसेस में हम सारिवा और सूचशेखर इसका नस्य बहुत बार यूज किया है, जो कि फीवर 103, 103.5, 104 इतना हो जाता है, तो ऐसे केसेस में इसका अगर नस्य दिया जाता है तो नस्य के इमीडिएटली बाद जो हेडेक है वो तो बंद हो ही जाता है, और भी उसके साथ में जो ज्वर है वो भी 1-2 डिग्री से इमीडिएटली नीचे आ जाता है। 2 डिग्री भी नीचे आ जाएगा, 101 हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो स्टेबल होता है या फिर रेस्टलेसनेस उसकी कम हो जाती है। इसके लिए ज्वरहर महाकषाय जो वो बहुत ही अहमियत रखता है। अगर इधर देखा जाए तो ज्वर के जो अलग अलग केसेस रहते हैं, इसमें ज्वर ये निदान और जीर्ण ज्वर या फिर अभ्यंतर ज्वर ये भी निदान, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।
ऐसे जब भी हम सोचते हैं तो अभ्यंतर ज्वर की जो बाह्य ज्वर नहीं है कि फील नहीं हो रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद आता है, या फिर ऐसा जो हट्टी ताप जिसको कहा जाता है, ऐसे केसेस में भी ये ज्वर हर गण बहुत ही उपयुक्त रहता है, जिसको हम धातुगत ज्वर कह सकते हैं, या फिर रस विकृति दूर करना, ये बात जो है वो सारी शर्करा पाठा मंजिष्ठा इसका अहमियत है। और जैसे कि मैंने कहा कि क्रोधात पित्तम, और पित्त के कारण ज्वर या फिर क्रोध के कारण ज्वर ऐसे कहा गया है। सो रक्त की विकृति दूर करना ये भी ज्वर हर गण करता है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। रक्त की विकृति दूर करने के लिए इधर अगर हम देखेंगे तो अनंता और मंजिष्ठा ये दोनों भी बातें उसमें बताई गई है। सो ये अनंता और मंजिष्ठा ये दोनों जो है वो उतनी ही अहमियत रखते हैं, इम्पोर्टेंस उसका है। इसके लिए अनंता मंजिष्ठा का फांट भी अगर दिया जाता है तो वो भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। फांट जब भी हम देते हैं तो उसका जो परिणाम है वो जलन महाभूत के कारण भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा है कि जो ज्वर है उसके लिए अगर शैत्य उत्पन्न करना है तो ऐसे शैत्य उत्पन्न करने के लिए हमें जो क्वांट कल्पना है या फिर हिम कल्पना है ऐसे अगर यूज किया जाता है तो उसकी जो महाभूतात्मक योनि जो है वो आप महाभूत हो जाता है। जो जल है वो जो अग्नि है उसका शमन करता है। इसके लिए जो ज्वर है उसको शमन करने के लिए फांट बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, ऐसे एक अनुभव बताना चाहती हूँ। दूसरी बात और भी एक इधर है कि अमल की अभया और विभितक यानी फलत्रिक भी इधर आया है। ये ज्वर हर ऐसा हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अभय अमलिक और विभेदक ये तीनों मिलके रसायन हो जाता है जो कि फलत्रिक है। और ज्वर जो है वो जन्म के समय और मृत्यु के समय हाजिर रहता है। सो ये रसायन कर्म करके मृत्यु को दूर रखना ये बात जरूर इसमें रहेगा, ऐसी मेरी सोच है, एक ही मत आप कह सकते हैं। इसी के लिए ये अभया अमलकी और विविधक इधर आ जाते हैं। ये ज्वरहर महाकषाय है। ज्वरहर महाकषाय जो कहेंगे उसमें धातुगत ज्वर या फिर जो अलग अलग कैंसर्स है कि जिसको बहुत देर तक इन्फ्लेमेशन रहते हैं और फिर ये कैंसर में परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी ये जो ज्वरहर गण है वो हम जरूर यूज कर सकते हैं। इधर रक्त की विकृति दूर करने के लिए सारीवा शर्करा मंजिष्ठा पाठा ये जरूर है। द्राक्षा भी रक्त की विकृति दूर करता है। और अभया अमलकी और विभितक ये जो है वो स्पेसिफिकली रसायन कर्म करेगा। इसके लिए ऐसे जो कैंसर वाले जो केसेस रहते हैं इसमें भी हम ये जरूर यूज करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा दाह होता है या फिर बिकॉज ऑफ द रेडिएशन भी बहुत सारे पेशेंट्स को दाह होता है, तो ऐसे में भी ज्वरहर महाकषाय फांट या हिम बना के हम जरूर पेशेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद में जो आया है वो है श्रमहरगण। इसमें द्राक्षा खरजूर प्रियाल बदर दाडिम फल्गु परुषक इक्षु यव षष्टिका इति दशेमानी श्रमहराणि भवन्ति इति पंचकः कषाय वर्गः। ये 5 जो हो गए हैं वो इधर हो गए। इसमें जो श्रमहर महाकषाय गया है इसमें द्राक्षा है, खरजूर है, प्रियाल प्रियाल म्हणजे चारोळी मराठीमध्ये, त्यानंतर बदर बोर जिसको कहा जाता है, दाडिम फल्गु इसका मतलब है अंजीर, परुषक इश्कु यव और षष्टिक ये जो है वो सब श्रमहर महाकषाय कहे गए हैं। जिधर जिधर श्रम हो रहे उधर उधर वो निकालने के लिए ये इसका शरबत हम जरूर दे सकते हैं। इसको भी खरजूर आदि मंथ जो है उसके भी बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे ही है। श्रम हर जो कहे गए हैं उसमें और भी कुछ कहे गए हैं कि जैसे कि स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्राद्रुदाह। अगर ये स्नान में अगर यूज करते हैं हम ये द्रव्य तो उसका परिणाम कैसे आ जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है। इसमें षष्टिक यव ये जो है इसका हम स्नान करना है, यानी इसी का मतलब है जिसको अन्नलेपन कहा जाता है या फिर जिसको पिंड स्वेदन कहा जाता है, इससे भी श्रम हर बहुत अच्छी तरह से काम हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इक्षु जो है वो भी बहुत उत्तम तरीके से श्रम हर है, जो कि शर्करा है चलते समय या फिर बहुत ज्यादा जो लोग बोलते हैं या फिर बोलने का जिनको व्यवसाय रहता है या फिर कीर्तन वगैरह करते हैं तो बीच बीच में वो खड़ी शक्कर खाते रहते हैं, तो वो श्रम हर करता है। श्रम यानी सिर्फ पूरे शरीर का श्रम ये भी हम कह सकते हैं या फिर गले का श्रम ये भी हम कह सकते हैं, उसके लिए भी ये शर्करा बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहते हैं।
जो अलग अलग द्रव्य रहते हैं इसमें अगर हम देखा जाए तो अम्ल मधुर वाले द्रव्य है कि जो द्राक्षा, खरजूर, प्रिया, बदर, दाडिम, ये अम्ल रसात्मक, मधुर रसात्मक ऐसे द्रव्य हैं। इसमें मैं एक केस कहना चाहूंगी। एक पेशेंट था कि जो हमारे इमडी के समय हमारे क्लिनिक यानी हॉस्पिटल में आता था। सो अल्कोहलिज्म ऐसा वो केस था और उसको छोड़ने की बहुत सारी इच्छा थी। तो अगर इसमें देखेंगे खरजूर से खारजूरी करके बनाई जाती है, या फिर अलग अलग द्रव्यों से यव है या फिर षष्टिक है उससे भी मदिरा बनाई जाती है। सो इसका जो श्रमहर गण यानी खरजूरादि मंत्र जो है वो उसको डेली लेने के लिए बोला था, सो दैट उसका श्रम भी कम हो जाए। ये जनरली अल्कोहलिज्म के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें क्यों लेते हैं, तो उनका श्रम ज्यादा रहता तो शाम को अंग मेहनत ज्यादा म्हणतो वो होने के बाद उसको थकान दूर करने के लिए वो जनरली अल्कोहल सेवन करते थे। लेकिन इनको ये श्रमहर कण देने के बाद धीरे धीरे उसकी जरूरत ही कम होने लगी, यानी मांसपेशियों को बल मिलने लगा। फिर उसकी फटीग जो है वो उसको फील नहीं हो रहा था। फिर उसका जो लगभग 3-3.5 महीना कंटिन्यूसली ये श्रमहर गण देने के बाद उसकी जो अल्कोहल है वो छूट गए थे। सो ऐसे भी केसेस में हम यूज कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जिनकी इच्छा होती है कि उनका अल्कोहल जो है वो निकल जाना चाहिए, नहीं चाहिए उनको, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें भी हम ये श्रमहर महाकषाय जो है वो जरूर ही यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो गणपंचकाय है उसमें प्रशमन ऐसा शब्द आने वाले, जो कि दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्त प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन ऐसे आए हैं। तो दाह प्रशमन गण जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो लाजा, चंदन, काश्मीरी फल, मधुक, शर्करा, नील उत्पलन यानी नीलोत्पल जिसको कहा गया है, सारी गुड़ुचि, रिबे, रानी, दशेमानी, दाह प्रशमनानी भवन्ति। दाह कम करने के लिए ये आगे का गण जो बताया गया है उसमें है लाजा, चंदन, काश्मीरी, मधुक, शर्करा, नीलोत्पल, उशिर और सारीवा, ये सब बताए गए हैं। सो एक बहुत ही अच्छा नाटक है जिसको अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। सो इसमें वो शकुंतला है और शकुंतला जो है उसको दाह हो रहा है। क्यों दाह हो रहा है? सो उसका और प्रियमवदा उसकी जो सखी है उसका एक संवाद बताया गया है। सो उसमें एक वो बताती है कि अभी वो जो राजा दुष्यंत है वो उसको मिलकर चले गए हैं। सो उसका जो कामाग्नि है वो बढ़ गया है और उसके कारण उसका दाह जो है वो हो रहा है। तो प्रियमवदा जो है वो क्या करती है, तो उशिर और चंदन इसका लेप जो है वो स्तन के ऊपर लगा देती है, सो दैट उसका जो कामाग्नि है वो कम हो जाए। सो इसके लिए हम ये अलग अलग जो नाटक वगैरह रहते हैं ना उसमें भी इसके रेफरेंस देखने के लिए हमें मिलते हैं कि जिधर भी दाह हो रहा है तो ऐसे समय नीलोत्पल, उशिर, सारीवा इनका लेप हम जरूर इधर यूज कर सकते हैं। दाह जैसे केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है, जो कुछ भी हमारे इसमें क्लिनिक में आ जाते हैं उसमें अगर देखेंगे तो न्यूरोपैथी वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें भी दाह बहुत ही ज्यादा रहता है, कि जो हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी है या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी है। ऐसे जो केसेस है उसमें जनरली देखा जाए तो सोल्स एंड पांस का दाह बहुत ही ज्यादा रहता है, ये जो पेशेंट्स बताते हैं वो। सो ऐसे केसेस में ये जो पूरा दशेमानी इसमें जो दाह प्रशमन गण बताया गया है इसका अगर हिम करके दिया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। विशेष करके सारीवा और उशिर इसका जल हम बहुत सारे पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट जो है उनको देते हैं जिनको की न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलती है। सो ऐसे केसेस में हम ये दाह प्रशमन जरूर यूज कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं कि जिसमें आचार्य सुश्रुत ने सारीवादी गण, अंजनादि गण, नगरोधादि गण, गुडुच्चादि गण और उत्पलादि गण ये जो गण है वो बताए गए हैं कि दाह प्रशमन करके कार्य करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो शीत वीर्य के द्रव्य है और पित्त शमन वाले द्रव्य है। जैसे कि अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं, इसमें स्पेसिफिकली शीत वीर्य वाले द्रव्य है कि जैसे चंदन है या फिर शर्करा है, उत्पल है, सारीवा है, ये सब जो है वो शीत वीर्य है और पित्त शमन भी करने वाले हैं। इसमें और भी दाह के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ स्पाइनल के बारे में ऑपरेटिव हुआ रहता है। ये स्पाइन के बाद ऑपरेट हो जाता है तो वो नर्व्स, न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो कभी कभी क्या हो जाता है उधर न्यूरॉन जो है उसमें न्यूराइटिस हो जाता है। ऐसा अगर न्यूराइटिस हो जाता है ना तो उसमें भी उनको दाह बहुत ही ज्यादा फील होता है। स्पेसिफिकली पेशेंट्स कहते हैं कि पीठ के ऊपर एकदम बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा आता है या फिर गरम गरम पानी डाला हुआ है ऐसे लगता है। सो ऐसे केसेस में भी ये दाह प्रशमन हम जरूर यूज करते हैं। और भी है
कि जैसे कि दाह, इसका मतलब हम इन्फ्लेमेशन ऐसा भी ले सकते हैं। सो जिसमें पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग रहता है, मंच जिसको हम बोलते हैं, या फिर चिकन पॉक्स है, या फिर जिसको मीजल्स कहा जाता है, इसमें भी दाह बहुत ही ज्यादा रहता है। विसर्प में भी दाह बहुत ही ज्यादा रहता है। सो ऐसा जो जो केसेस रहते हैं ना, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो उसका परिणाम जो है शरीर के ऊपर बर्निंग सेंसेशन ऐसे आ जाता है। तो इसमें भी ये दाह प्रशमन गण जरूर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट जो है उनको बहुत सारे अलग अलग गायनिक प्रॉब्लम्स के कारण, यानी एंडोमेट्रियोसिस वगैरह रहता है, उसके कारण एब्डोमेन में भी दाह होता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ऐसा अगर है तो उसमें लाजामंड अगर दिया जाता है तो वो दाह भी बहुत ही अच्छी तरह से कम करता है। सो अनंता मंजेष्ठा पार्ट, ये तो बहुत ही पांचभौतिक चिकित्सा में यूज किया ही जाता है। ऐसे जो दाह वाले जो केसेस रहते हैं उसमें, जैसे कि मेंसेस ठीक तरीके से न आना, या फिर उसमें ब्लीडिंग जो है उसमें दिक्कत रहना, या फिर एंडोमेट्रियोसिस होना, ऐसी अगर बातें रहती है तो एब्डोमिनल पेन और बर्निंग सेंसेशन ज्यादा रहता है। ऐसे केसेस में अनंता मंजेष्ठा खंड पांचभौतिक चिकित्सा में तो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। सो ये हुआ दाह प्रशमन के बारे में। उसके बाद में जो आया है वो शीत प्रशमन गण है। दाह के बाद आएगा तो शीत आएगा, राइट। तो दाह प्रशमन के बारे में इधर मैं और भी एक बात कहना चाहूंगी कि जो रेडिएशन वाले पेशेंट्स रहते हैं, कि जिनको दाह होता है, जो कैंसर में दिया जाता है रेडिएशन, उसके कारण भी जो दाह है वो कम करने के लिए दाह प्रशमन गण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। शीत प्रशमन गण के बारे में अगर देखेंगे तो तगरु अगरु, तगर अगरु धान्यक शृंगवेर भूतिक वचा कंटकारी अग्निमंथ शोनाक पिप्पली इति दशे माने शीत प्रशमनानि भवन्ति। सो ये जो बातें है ये इम्पोर्टेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या उसमें दिया है। सो तगर है, अगरु है, धान्यक है, श्रृंगवेर इसका मतलब है शुंठी, फिर भूतिक वचा, ये सब जो बताए। भूतिक इसका मतलब है ओवा, जिसको दीप्यक कहा जाता है। वचा कंटकारी अग्निमंथ शोनाक और पिप्पली, ये सब जो है वो शीत प्रशमन करने वाले हैं। ज्वर भी दो पद्धति का बताया गया है, शीत पूर्वक ज्वर और दाह पूर्वक ज्वर। जो शीत पूर्वक ज्वर रहता है, जैसे कि मलेरियल फीवर है, जिसमें बहुत ही ज्यादा राइगर्स रहते हैं, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। सो ये जो स्टेज रहता है कि जिसमें जितनी ज्यादा ठंड लगेगी उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो अगर ठंड जल्दी से कम हो जाती है तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है। सो राइगर्स कम आने के लिए भी ये शीत प्रशमन गण जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसमें तगर अगरु इसका जो है वो अवचूर्णन ड्यूरिंग द राइगर्स, ऐसे पेशेंट को अगर किया जाता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाद में बढ़ता नहीं है, ये देखने के लिए मिला है। इसमें एक मैं केस जरूर बताना चाहूंगी कि आपको सबको केदारनाथ याद है। सो उसमें जो बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, सो बहुत सारे जो पेशेंट्स है उसमें ठंड होके उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई थी, ऐसे देखने के लिए मिला है। और भी ऐसी एक रिलेटिव थे कि जो तभी केदारनाथ में गए थे। सो बहुत ही ज्यादा ठंड थी, लेकिन जो कुछ भी था माहौल वो अच्छा था नहीं। लेकिन उनके पास ना ये वेखंड यानी वचा दे के रखा था मैंने। सो उनको बोला था कि कभी भी ठंड अगर महसूस हो तो वचा जो चूर्ण है उसका अवचूर्ण जो है वो हस्ततल और पादतल इनको करते रहना। सो उसके कारण वो बच गई, ऐसा उसको लगता है। सो ये भी शीत प्रशमन जो है उसके बारे में जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सो उसके बाद में जो जो ट्रेकर्स रहते हैं या फिर हिमालयन ट्रेक्स रहते हैं, ऐसे जो पेशेंट जाते हैं ना उनको संज्ञासापन गण और ये शीत प्रशमन गण यानी वचा और भूतिक, ये जो है वो हाथ में लगाने के लिए हम बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं, हाथ में और पैर में लगाने के लिए। सो दैट ये जो ठंड के कारण जो जकड़ाहट होना या फिर सर्कुलेशन में बाधा आना, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आना, ये बातें नहीं होती है। इसके लिए ये शीत प्रशमन गण दिया जाता है। सो शीत प्रशमन गण के अगर द्रव्य हम देखेंगे तो नेचुरली वो उष्णवीर्य वाले हैं, वात कफ का शमन करने वाले हैं। और भी कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही एक हिमालयन ट्रेक नहीं ट्रिप के लिए एक बच्ची गई थी उसके फैमिली के साथ। उसकी उम्र कुछ 7-8 साल की थी। सो उसने स्पेसिफिकली बताया आते समय आने के बाद कि उसके ऐसा उसको वो जब भी बर्फ में खेल रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था
कि उसके जो अंगुली है टोज जिसको बोलते हैं उसके अंदर बरबूस है, ऐसा उसको लगता है। सो ऐसा उसने कहने के बाद उस बच्चे को माँ ने जो है वो ये वचा चूर्ण उद्वर्तन के लिए किया। फिर उद्वर्तन देने के बाद उसका जो स्टिफनेस था वो कम आ गया। सो ऐसे हम ट्रिकर्स को वगैरह भी ये जरूर दे सकते हैं। शीत प्रशमन गण जो बताया गया है इसमें धान्य को श्रृंगे वेर शुंठी और वचा ये बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। इसमें कंटक भी आया है, अग्निमंथ भी आया है, लेकिन अग्निमंथ कंटकरी ये मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। शीत प्रशमन गण में से ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा पेशेंट्स को ऐसे ट्रिकर्स को भी दिए गए हैं कि जिसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट्स बताते हैं। उसके बाद में प्रशमन ऐसे टाइटल में जो पंचक गण बताए गए उसमें है उदर्द प्रशमन गण। सो ये जो उदर्द प्रशमन गण है उसमें तिंदुक प्रियाल बदर खदीर कदर सप्तपर्णा अश्वकर्णा अर्जुन अर्जुन फिर उसके बाद में असन अरिमेद इति दशमानी उदर्द प्रशमनानि भवन्ति। उदर्द इसका मतलब क्या है? वरटी दष्ट संस्थानः शोथ संजायते वही सकंडु दोष बहुशा अर्ति ज्वर विदाहवान् उदर्दमिति तम विद्यात् शीत पित्तम अथ अपरे वाताधिकम शीत पित्तम तदस्तु कपादिकः ऐसे कहा गया है। ये उदर्द और शीत पित्त ये जो कहे गए हैं उसमें वरटी दष्ट संस्थानः वरटी जैसा उसमें शोथ आ जाता है, इसके लिए उसको उदर्द ऐसा कहा गया है। सो उदर्द में क्या रहता है तो बहुत सारे जो एलर्जीज रहती है ऐसे केसेस में उदर्द के बारे में सोचना चाहिए। सो एक इसमें कोल्हापुर के क्लिनिक में हमारे एक पेशेंट आता था कि उसका बहुत साल से शीत पित्त का तकलीफ था। फिर उसको जो अलग अलग जनरली शीत पित्त कहते हैं तो हम बृहदारण्यक खंड तो उसके लिए दे ही देते हैं, लेकिन इसमें जो अलग अलग द्रव्य है इसमें प्रिया बदर खदीर ऐसा आया है। सो खदीर अर्जुन और असन यानी ये उसको बहुत समय तक यूज किया था। फिर उसका आईजीई लेवल्स भी किया था। फिर आईजीई लेवल ड्रॉप डाउन करने के लिए उदर्द प्रशमन गण जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है ऐसे देखने के लिए मिला है। जब भी उसका उद्वर्तन दिया जाता है तो उद्वर्तन के कारण उदर्द कभी कभी बढ़ जाता है। तो अगर उद्वर्तन नहीं देना है तो पेट में भी हम दे सकते हैं या फिर उसका लेप अगर दिया जाता है तो ये कम आ जाता है ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए ये उदर्द प्रशमन गण हो गया। फिर उसके बाद में जो है वो प्रशमन के अंदर जो आया है वो है अंगमर्द प्रशमन गण। अंगमर्द प्रशमन जब भी हम देखते हैं तो अंगमर्द के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उसमें विदारी गंधा पृष्णिपर्णी बृहति कंटकारी एरंड काकोली काकोली चंदन उशिर एला मधुक इति दशमानी अंगमर्द प्रशमनानि भवन्ति। अभी ये अंगमर्द प्रशमन के बारे में जब भी हम कहेंगे तो अंगमर्द लक्षण किसका आता है तो रस विकृति का लक्षण जो है वो अंगमर्द आता है, राइट। सो रस विकृति दूर करने वाले ये द्रव्य है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सो रस के बारे में फिर ज्वर जो है वो रसगत रहता है, इसके लिए ज्वर को भी कम करने के लिए अंगमर्द प्रशमन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। टिपिकली जब भी वातज ज्वर रहता है तो उसका जो है ना उसका लक्षण में आगमापगम क्षोभ मृदुता वेदनोष्मणाम वैषम्यम तत्र तत्रांगे स्तास्तास्यु वेदनाश्चलाहा ऐसे कहा गया है। सो ये वेदना बहुत ज्यादा रहती है लेकिन अलग अलग एरियाज अलग अलग अंगावयव में रहते हैं ज्वर में। सो ऐसा वातज ज्वर की जब भी शुरुआत है तभी अगर अंगमर्द प्रशमन गण यूज किया जाता है तो वातज ज्वर बहुत ही जल्दी कम आ जाता है ऐसे देखने के लिए मिला है। फिर ये अंगमर्द क्यों होता है ये अगर देखेंगे तो मांसपेशी अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम तो भी ये अंगमर्दपन होता है। ये अंगमर्द प्रशमन जो है वो धातु क्षय इसी के लिए कम कर देता है, वात प्रकोप कम करता है और रिस्टोरेशन करता है शरीर का, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो इसमें भी मैं केस जरूर बताना चाहूंगी कि एक पूरा ग्रुप था कि जो गिरनार की यात्रा के लिए जाने वाला था। सो गिरनार की यात्रा में 10,000 स्टेप्स है जी जो चढ़ने पड़ते हैं और बाद में उतरने भी पड़ते हैं। उसमें भी स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा खड़े हैं और जाने के बाद उतरना ये जो बात रहती है ना वो ज्यादा दिक्कत वाली रहती है क्योंकि पाव में बहुत ज्यादा थरथराहट रहती है। सो ये थरथराहट कम करने के लिए आप कुछ ना कुछ दे दीजिए ऐसा ग्रुप में से एक जो व्यक्ति था पेशेंट था वो उसने बताया। सो उसको मैंने अंगमर्द प्रशमन 3 दिन पहले से चालू करने के लिए बोला था और जब भी उसके ट्रिप म्हणजे गिरनार को वो जाके वापस आता है उसके बाद में 3 दिन तक वो दिन ऐसे पूरे 7 दिन के लिए लेने के लिए बोला था।
ये जो है ना अंगमर्द प्रशमन और रसपाचक इसके साथ उसको दिया था। पूरा ग्रुप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चढ़ गया, लेकिन उतरते समय बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई थी। लेकिन ये जो पेशेंट था कि जिसने अंगमर्द प्रशमन और रसपाचक ऐसे लिया था, वो बहुत अच्छी तरह से उतर के फिर सबको जो पैर है वो दुखने लगे, लेकिन इसका जो है वो इमीडिएटली एक नींद लेने के बाद वो बहुत ही फ्रेश हो गया। ये अंगमर्द का शमन करने के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। रेगुलरली भी हम हमारे क्लिनिक में अंगमर्द प्रशमन बहुत सारे पेशंट्स में यूज करते हैं, जिसको अंग मोडून येणे असं मराठीमध्ये म्हणतात ना, उसके लिए ये अंगमर्द प्रशमन बहुत ही अहमियत रखता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनका काम जो है ना वो एक ही कुर्सी में बैठ के बहुत समय तक काम करना ऐसा रहता है, इसमें भी ये अंगमर्द प्रशमन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। जिधर जिधर मांसपेशियों की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल ही गति नहीं होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड जो है उसको अंदर जो हम कहते हैं कि उसका कलेक्शन हो जाता है, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें ये अंगमर्द प्रशमन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसे देखने के लिए मिला है। इसमें अभी अगर हम देखेंगे तो क्रुरती है कि जो सोलानेसी फैमिली से है, जिसमें से क्रूर से रज निकलते हैं। इस तरीके से ये अंगमर्द प्रशमन जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स में हम यूज करते हैं, उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। जनरली रसपाचक के साथ ये गण मिला के फिर ये अंगमर्द प्रशमन हम दे देते हैं। फिर ऐसे केसेस जो रहते हैं कि जिसमें ज्वर की अनुभूति होती है, पेशेंट डेली कहता है कि ज्वर जैसा लगता है, ऐसी अगर बात है तो उसमें भी ये रसपाचक और अंगमर्द प्रशमन ये यूज किया जाता है। उसके बाद में जो गण आया है वो है शूल प्रशमन गण। शूल प्रशमन गण के बारे में जब भी हम देखेंगे तो पिपली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवेर मरीच अजमोदा अजगंधा अजाजी गंडीर दशेमानी शूल प्रशमनानि भवन्ति पंचकः कषाय वर्गः। ये पंचक जो हो गया ये शूल प्रशमन के बारे में हो गया। इसमें क्या क्या है तो पिपली मूल चव्य चित्रक शिंठ जिसको पंचकोल कहा जाता है, उसके साथ में मरीच आ गया तो षडूषण कहेंगे। फिर उसके बाद में इस षडूषण के साथ में क्या क्या है तो अजमोदा है और अजगंधा है। अजगंधा जो है ना इसको वन यवानी ऐसे आचार्य चक्र पाणी कहते हैं। जो यवानी यानी जो दीप्यक ओवा जो है वो वन में मिलता है, इसको वन यवानी ऐसे कहा गया है। फिर अजाजी और गंडीर, गंडीर भी जो है वो जीरक का भेद बताया गया है। ये शूल प्रशमन करने वाले हैं। हम गलती से क्या हो जाता है कि शूल प्रशमन करने वाले हैं तो अलग अलग जो जॉइंट पेन्स रहते हैं उसमें दिया जाता है, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छे देखने के लिए नहीं मिलते हैं ऐसे हम कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब भी शूल हम कहेंगे ना तो शूल का मतलब है उदर शूल। ये सब जो गण है वो उदर शूल प्रशमन गण है, ऐसा ध्यान में रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आप अगर अभी देखेंगे तो पंचकोल उसमें मरीच आ गया तो षडूषण, और उसमें आ गया अजमोदा वन यवानी आजाजी और गंडीर, ये सब जो है वो पेट के ऊपर ही जाने वाले द्रव्य है। मराठीमध्ये एक छानशी म्हण आहे, पोट दुखेल तो ओवा मागेल अशी। इसका मतलब है ओवा यानी अजमोदा या फिर जिसको हम अजगंधा भी कहेंगे। जिसका पेट दर्द हो जाएगा ना ये अजमोदा मांगता ही मांगता है ऐसे कहा गया है। पिपली मूल चव्य चित्रक ये सब जो है वो उदर शूल कम करने के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको पेट बहुत ही ज्यादा दुखता है और रात को 1-2 बजे हमको फोन आ जाता है कि अरे पेट दर्द कर रहा है अभी क्या करूं। क्लिनिक तो बंद रहता है, पेशेंट जो है उसको तकलीफ तो ज्यादा है। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे केसेस में जो शुंठी है वो बहुत सारे पेशेंट्स के घर में रहती है, या फिर अदरक तो रहता ही रहता है। अदरक पीस के उसका रस निकालने के लिए बोलना है। फिर ये रस जो है उसको गर्म करना है। ये गर्म करने के बाद एक बात ध्यान में रखनी है कि गर्म करने के बाद इसका लेप लगाना है। 1 सेकंड। सॉरी। एक बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम उदर शूल के बारे में कहते हैं तो ये जो शुंठी है या फिर अदरक है
उसका रस निकाल के उसका लेप जो है वो अगर पेट पर किया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और पेट दर्द जो है वो इमीडिएटली कम हो जाता है। इसी के कारण शृंगवेर यानी शुंठी सिद्ध अगर हम तेल बना के रखते हैं हमारे क्लिनिक में, या फिर पंचकोल का या फिर षडुषण का अगर तेल बना के रखते हैं, तो उसके नाभि पूर्ण अगर पेशेंट को दिया जाता है तो नाभि चक्र प्राकृत करने के लिए वो अहमियत रखता है। और नाभि चक्र अगर प्राकृत है तो नाभि के आसमंत में क्या है, तो समान अग्नि है और जाठराग्नि भी है। समान, जिसको समान वायु है, जाठराग्नि है, इनको प्राकृत करने के लिए भी ये नाभि पूरण अहमियत रखता है। और इसी के लिए ये नाभि पूरण के लिए पंचकोल सिद्ध तेल या फिर षडुषण सिद्ध तेल ऐसा भी हम बना के रखते हैं कि जो हमेशा पेशेंट्स को दिया जाता है। स्पेसिफिकली जो प्रवाहिका के पेशेंट्स रहते हैं या फिर अब्डोमिनल पेन वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, उनमें अगर नाभि पूरण दिया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। सो ये बातें शूल प्रशमन के बारे में ध्यान में रखना जरूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात की शूल इसका मतलब है उदर शूल, ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें ये और भी एक द्रव्य के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो है चित्रक। चित्रक जो है ना, उसको साक्षात अग्नि ऐसे कहा गया है। सो अग्नि को बढ़ाने वाला ऐसा है। अग्नि अगर अच्छी रहेगी, प्राकृत रहेगी, तो एब्डोमिनल पेन नहीं होगा, शूल नहीं होगा। ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अपेंडिसाइटिस या फिर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि जिनमें ऐसा पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऐसे केसेस में चित्रक से अग्नि कर्म करना, ये बातें हमने हमारी क्लिनिक में की है। सो चित्रक का जो क्या बोलते हैं अखंड रहता है ना, वो लेना है, उसको गर्म करके फिर जो मैकबर्निस पॉइंट रहता है उधर अगर अग्निकर्म किया जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से पेन जो है वो कम हो जाता है, ऐसे हमने देखा है। जलों का भी इसी अगर पॉइंट पर लगा दिया जाता है तो भी उसका परिणाम ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। ये आज तक का अनुभव है। तो ये हो गया शूल प्रशमन के बारे में। फिर उसके बाद में जो आया है वो है गणपंचक, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वयस्थापन। ये जो है वो लास्ट गणपंचक है, जो स्थापन ऐसे बारे में कहा गया है। ओके, सो स्थापित करना इसका मतलब है कि स्थापन गण ऐसे कहे गए हैं। तो पहला जो है वो शोणित स्थापन गण है। शोणित स्थापन गण में मधु, मधुकर, रुधिर, मोच रस, मृत कापाल, लोद्र, प्रियंगु, शर्करा, लाजा इति दशमानि शोणित स्थापनानि भवन्ति। अभी शोणित स्थापन इसका मतलब क्या है, तो रुधिर स्थापनम पुरुषस्य रुधिर वृद्धि स्थैर्यकरम। इसका दोन पद्धति से हम अर्थ ले सकते हैं, जिसमें कि रुधिर स्थापन ऐसे कहा गया है और पुरुषस्य रुधिर वृद्धि ही और स्थैर्यकर, रक्त को बढ़ाना, यानी शरीर में अगर रक्त कम हुआ है तो उसका स्थापन करना, ये भी बात करता है, वृद्धि करता है और स्थैर्य भी लाता है। इसका मतलब है कि स्थिर गुण जो है शोणित का वो बढ़ाएगा। सो ऐसे बातें जो है वो शोणित स्थापन के बारे में याद रखनी चाहिए। शोणित स्थापन गण ये 5 गण में से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो रक्त है वो अगर शरीर में उत्तमत्व की अवस्था में रहेगा, सो उत्तम अगर अवस्था रक्त की है तो शरीर का वर्तन ज्यादा दिन तक हो जाता है। क्योंकि विशुद्ध रक्त पुरुष जो बता गया है उसमें प्रसन्न वर्णेन्द्रिय इंद्रियात्मा इच्छन्तम अव्याहत पक्रुवेगम सुखान्वितम पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, ऐसे कहा गया है। सुखान्वितम और पुष्टि बल उपपन्नम, बल इसका बढ़ जाता है, इसके लिए शोणित प्राकृत अवस्था में होना ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी स्थिरता यानी शरीर में जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो बाहर बहना नहीं चाहिए, शरीर में अंदर ही अंदर उसकी प्राकृत वृद्धि होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। सो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये शोणित जो है वो शरीर से बाहर निकलने लगता है, जो रक्तपित्त में होता है या फिर अधोग रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त, ऐसे केसेस में ये शोणित स्थापन गण जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो आया है वो मधु यानी मध, जिसको शहद कहा जाता है, मधु का यष्टि मधु। और रुधिर, रुधिर ये जो कहा है ना, इसका मतलब है कि रक्तेन रक्त से वृद्धि, इसके अनुसार अजा रक्त जो है वो भी ले सकते हैं, या फिर इसमें दूसरी जो बात है वो रुधिर यानी केसर, ऐसा आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। लेकिन रक्तेन रक्त से वृद्धि इसके अनुसार बहुत सारे पेशेंट्स में जो हम
जो अजा रक्त रहता है उसका भी यूज करते हैं, जो बस्ती में वगैरह कहा गया है, जीव रक्तम जीव इति स्थिति है ऐसे कहा गया है उसमें। तो इसी के लिए रुधिर, इसका मतलब रुधिर या फिर केसर ये भी ले सकते हैं। फिर मूच रस है, फिर मृत कापाल जिसको हम गैरिक भी यूज कर सकते हैं। लोध्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा और लाजा ये सब जो है वो शोणित स्थापन गण है। इसमें केस में जरूर बताना चाहूंगी कि एक पेशेंट थी, हमारा जो दोस्ती का क्लिनिक है घोड़बंदर थाने में, तो वो आई थी, तो उसने कहा कि मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ ज्यादा समय तक, आप मुझे बीच में ले लीजिए। ऐसे कहने के बाद उसका जब भी मैसेज आया तो उसको अंदर ले लिया, तो उसने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लीड हो रहा है और इतना ब्लीडिंग है कि मैं इधर ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकूंगी, सब हो जाएगा। आप अभी कुछ ना कुछ तो कीजिए। ऐसे कैसे जब भी आते हैं ना तो चैलेंज होता है ना कि हाँ अभी क्या कर सकते हैं। इसमें हमने उसको ये जो शोणित स्थापन गण है वो उसमें से जो जो अवेलेबल ड्रग्स है वो पहला एक डोज उसको उधर ही लेने के लिए बोला, और फिर उसका जो लोध्रादि गण करके या फिर प्रियंगवादी गण करके जो बस्ती आया है रक्त पित्त के अध्याय में आचार्य सुश्रुत में, वो उसको बस्ती दिया। इसके लिए ऐसा जब भी हम बस्ती देते हैं ना तो उधर स्वेदन नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वेदन से थोड़ा सा फिर ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए फिर स्नेहन भी जो है वो भी दूध के साथ किया, फिर उसके बाद में वो क्षीरपाक बस्ती और सघृत ऐसा दिया था। ऐसे देने के बाद इमीडिएटली जो बाहर आई ना उसने कहा कि मेरा पेन भी बहुत ही अच्छी तरह से कम हुआ है और ब्लीडिंग भी बहुत ही यानी 50-70% तक अभी कम हुआ है। जैसे कि उसका ये कहना है कि जैसे कि एक हाथ नल ओपन करते हैं ना, इतना जो ब्लीड होता है इतना उसको ब्लीड हो रहा था, वो अभी कम हुआ है। ब्लीडिंग की अवस्था में भी हम इस तरीके से बस्ती दे सकते हैं। नॉर्मली जो मेंसेस है 4 दिन के उधर तो बस्ती नहीं देना है, ये बात सही है, लेकिन जब भी विकृत अवस्था है या फिर रुग्ण की आपद अवस्था है उसमें हम ऐसा विचार जरूर कर सकते हैं और ऐसे बस्ती जरूर दे सकते हैं, ये मैं इधर जरूर कहना चाहूंगी। ऐसे ही जो अलग अलग पेशेंट्स रहते हैं कि जिसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है या फिर डीयू भी है, ऐसे केसेस में भी हम ये यूज कर सकते हैं शोणित स्थापन गण। फिर सीए रेक्टम के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है या फिर पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और ब्लीड हो जाता है, ऐसे भी केसेस रहते हैं, उसमें भी ये शोणित स्थापन गण जो है वो हम जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है या फिर जिसको नेजल ब्लीडिंग कहा जाता है उसमें यष्टिमधु सिद्धघृत है, उसका नस्य बहुत सारे पेशेंट्स में यूज किया है, उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। जब भी पेशेंट मेनोपॉजल एज में है और मेनोपॉजल एज में है और उसको ब्लीड हो रहा है, ऐसी अगर केसेस है तो उसमें मोचरस का जो सिद्ध घृत रहता है, लोध्र और मोचरस का सिद्ध घृत वो नस्य के लिए लगातार अगर दिया जाता है तो वो हर पीरियड्स में होने वाला जो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे करके कम होके फिर दोनों मेंसेस में गैप बढ़ने के बाद वो मेनोपॉज आ जाता है। ऐसे इधर शोणित स्थापन गण के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी, लेकिन सिर्फ खून को रोकना इतनी ही बात वो नहीं करता है, लेकिन उसका उत्तमत्व लाना ये भी बात इम्पोर्टेंट है। और उसी के लिए प्रियंगु, शर्करा, लाजा या फिर यष्टि मधु इनका इधर उल्लेख आता है। इसमें दो बातें हमको देखनी पड़ेगी शोणित स्थापन के बारे में कि खून अगर जा रहा है तो उसको रोकने वाला और शरीर में जो खून है उसकी अवस्था उत्तमत्व करने वाला, ऐसा ये शोणित स्थापन गण है कि जो प्रसन्न वर्णेन्द्रिय इंद्रियात्मा ऐसे जो विशुद्ध रक्त पुरुष बताए गए हैं उसके सिम्टम्स आने तक भी हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आया है वो है वेदना स्थापन गण। वेदना स्थापन गण जो है उसमें शाल, कटफल, कदम्ब, पद्म, कतुंब, मोचरस, शीरीष, वंजुल, एल, वालुक, अशोक इति दशमानी वेदना स्थापनानि भवन्ति। अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे शोणित स्थापन कहा वैसे ही वेदना स्थापन, स्थापन इसका मतलब है बंद हो जाएगा, वेदना अगर ज्यादा है तो कम करने के लिए ये देना है। शूल प्रशमन जैसे यूज करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि शूल प्रशमन भी दिया है और अभी वेदना स्थापन भी दिया है, इसके में दोनों में क्या अंतर है? अंतर बहुत ही ज्यादा है। शूल प्रशमन जो है वो उदर शूल प्रशमन है, ये तो हमने अभी सीख लिया। दूसरी बात है कि वेदना स्थापन जब भी कहते हैं तो इसकी द्रव्य अगर देखेंगे तो वो बहुत ही अलग द्रव्य है। इसमें वेदना स्थापयति इति वेदना स्थापना, जिधर वेदना नहीं है उसको वेदना स्थापित करना, इसको वेदना स्थापना ऐसे कहा जाता है। याद है वेदना ये क्या है? तो ये भी दो पद्धति की वेदना रहती है। वेदना इसका मतलब है कि ज्ञान होना या फिर संज्ञा प्राप्त होना। इसमें अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम ऐसे कहा गया है।
अनुकूल अच्छा लगना और बुरा लगना, प्रतिकूल होना, ये दोनों जो है वो वेदना में अंतर्भूत होते हैं। सो वेदना स्थापयति, जिधर वेदना नहीं है, यानी जो भाग शून्य हो गया है, जो कोई भी सेंसेशन नहीं ले रहा है या फिर सेंसिटिव नहीं है, ऐसे जो केसेस है इसमें ये वेदना स्थापन गण हम जरूर ही जरूर दे सकते हैं। सेंसेशन जाना, ये बात जो है वो जो देखने के लिए मिलती है वो तो है वो लेप्रेसी में बहुत सारे पेशेंट्स में हमें देखने के लिए मिलती है। तो वेदना स्थापन करने के लिए लेप्रेसी के जो कुछ केसेस रहते हैं, बहुत ही कम लेप्रेसी के केसेस आजकल रहते हैं, और जो भी रहते हैं वो हमारे पास आने तक बहुत ही कम रहते हैं। मैंने आज तक सिर्फ 2 या फिर 3 ही केसेस लेप्रेसी के देखे हैं। तो इसमें ही वेदना स्थापन गण अगर हम शुरुआत से यूज करते हैं तो इसका परिणाम जो है वो उधर का जो डेफिसिट है वो कम करने के लिए या फिर नॉर्मल करने के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो शाल, कटपल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, ये सब जो है ना वो पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य है। शाल से जो गुगुल हम कहते हैं वात शमन करने वाले द्रव्य है, उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है। सो वेदनाओं का स्थापन करना ये इसका अहमियत है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा मुझे लगता है कि जिधर जिधर सेंसेशन नहीं है वो सेंसेशन वापस लाने के लिए वेदना स्थापन गण ऐसे यूज किया जाता है। इसमें एक द्रव्य के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लास्ट द्रव्य बताया गया है वो है अशोक। और सबको मालूम है कि अशोक 2 पद्धति का है, जिसको खरा और खोटा ऐसे बोला जाता है। जो खरा अशोक है वो है सीता का अशोक, राइट, कि जिसमें जिस वन में सीता को रखा था इसके लिए उसको सीता का अशोक ऐसे कहा जाता है, कि जो अशोक वन है। जो सीता है ना वो भी किस अवस्था में है, जिसको पलायन करके रावण लेके आया है और उसको रखा है, वो अशोक वन में। जिसको पलायन करके लेके आएंगे वो तो खुश होगी नहीं ना, तो वो जो है वो शोकग्रस्त है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ राम और राम ही है। सो उसका शोक निकलना चाहिए, जाना चाहिए, और उसमें दूसरी कुछ वेदना या फिर दूसरी कुछ बात उसके मन में आ ही नहीं रही है, इसके लिए उसका शोक निकलना चाहिए। इसके लिए वेदना स्थापन गण से जो अशोक वन है उसमें उसको रख दिया था, ऐसा मुझे लगता है। सो ये मन की वेदना के ऊपर भी काम करता है जो वेदना स्थापन गण है। सो उसी के लिए इसको अगर देखते हुए हम अलग अलग केसेस में भी उसमें यूज कर सकते हैं कि गामी तो इसका मन को है ऐसे देखने के लिए। सो कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहता है, सो उसमें भी अशोक हम जरूर यूज कर सकते हैं, या फिर शीरीष यूज कर सकते हैं। मोचरस का हम जैसे अभी बोला वैसे बला मोचरस का नस्य देना, ये बातें कर सकते हैं पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन रहता है ऐसे केसेस में। इसमें और भी एक मैं बात कहना चाहूंगी कि जो वेदना है वो अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे 2 पद्धति में कहा गया है। जो प्रतिकूल वेदना है वो रुजा या फिर दर्द इस ऐसा है। ये जो दर्द है या फिर प्रतिकूल वेदना भी जो है वो भी कैसी है कि रुजा नास्ति विना वातात ऐसे कहा गया है। वात शमन करने वाले द्रव्य इस वेदना स्थापन में बहुत सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा विचार आते हैं और उसके कारण नींद नहीं लगती है। ऐसा जब भी रहता है तो उसमें कदम्ब का जो पंचांग है उसका सिद्ध तेल जो है वो माथे के ऊपर लगाने के लिए देते हैं। ऐसा करने के बाद क्या हो जाता है कि वेदनाओं का स्थापन हो जाता है, यानी जो विचार करना चाहिए उसके ही विचार आएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसके विचार नहीं आने चाहिए। ये विवेक जो है वो स्थापित करना, इसके लिए वेदना स्थापन गण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत सारे पेशेंट्स में लगभग हमारे क्लिनिक में जो जो पेशेंट्स आते हैं आजकल कैसा है ना कि मुझे स्ट्रेस है ये कहना भी जो है वो प्राउड फील करते हैं लोग। स्ट्रेस नहीं है तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है ऐसा लोगों को लगता है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी ये वेदना स्थापन गण जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद में जो 48 आता है वो है संज्ञा स्थापन गण, जो है हिंगु, कैटर्य, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकश, पलंकश और अशोक रोहिणी इति दशेमानी संज्ञा स्थापनानि भवन्ति। संज्ञा इसका मतलब भी ऐसा ही है कि संज्ञा ज्ञानम स्थापयति इति संज्ञा स्थापनम, ज्ञान होना ये बात जो है वो संज्ञा स्थापन है।
संज्ञा क्यों लुप्त हो जाती है? तैरावृतानामृत स्रोतो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णे राधवभिषक कुर्यात कर्मभिर्वमनादिभिः। जिधर जिधर संज्ञा लुप्त हो गई है उधर क्या करना चाहिए? तो तीक्ष्ण द्रव्यों से संज्ञा लाना ये बात जरूरी है, और वमन आदि कर्म करके फिर ये संज्ञा स्थापित की जाती है। आदि क्रिया भी सिद्धा भी हृदय संप्रबुध्यते श्रोताओं से चापि शुद्धंति स्मृतिम संज्ञा च विद्यते। स्मृति और संज्ञा ये दोनों बातें जो है ये संज्ञा स्थापन से मिल जाती है। तो ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या है? तो हिंगु है, कैटर्य, कैटर्य इसका मतलब है कि कटफल भी किया जाता है, और दूसरा जो मीनिंग बताया गया है उसमें जो मीठा नीम है या फिर जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं ये भी संज्ञा स्थापन है। फिर अरिमेद वचा चोरक वयस्था, इसका मतलब ब्राह्मी, गोलोमी वचा जीरक, जटिला मौसी है। फिर पलंकश गुगुलु है, और अशोक रोहिणी इसका मतलब है कुटकी। सो ये सब जो है वो संज्ञा स्थापन गण हो गया। सो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो संज्ञा इसका मतलब है कि ज्ञानम स्थापयति, कि योग्य क्या है अयोग्य क्या है इसका विवेक जागृत करना, ये काम ये संज्ञा स्थापन गण करता है। इस संज्ञा स्थापन गण के बारे में अगर हम देखेंगे तो कभी कभी जो पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक है या फिर एनाफिलेक्टिक है, ऐसे केसेस में उनको फिर से स्थापित करना, यानी उनकी संज्ञा और स्मृति वापस लाना, इसके लिए ये संज्ञा स्थापन गण बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। संज्ञा स्थापन गण जो है, कभी कभी ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको उन्माद अपस्मार की तकलीफें रहती है, स्पेसिफिकली अपस्मार की एपिलेप्टिक जो पेशेंट्स रहते हैं। सो ऐसे एपिलेप्टिक जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें अगर एपिलेप्सी का एपिसोड है तो उधर अगर संज्ञा स्थापन गण पूरा लगाने के लिए पूरे शरीर को दे जाता है तो ये धीरे धीरे एपिलेप्सी जो है वो उसके जो ड्यूरेशन और जो इंटरमिटेंट रहते हैं वो कम हो जाते हैं, ऐसा देखने के लिए मिला है। और जब भी पेशेंट एपिलेप्टिक अटैक में है तो भी अगर हम संज्ञा स्थापन उसमें दिया जाता है तो भी जल्दी से जल्दी वो पेशेंट वापस आ जाता है, संज्ञा में आ जाता है, ये अनुभव है। अभी रिसेंटली ही एक केस हुआ था, मैं जरूर आपको बताऊंगी कि अपना जो घोड़बंदर का क्लिनिक है उधर संडे एक जो है वो एकदम दौड़ के आ गए कि उन्होंने बताया कि बाकी कोई डॉक्टर्स इधर है नहीं, अभी एक पेशेंट है ऊपर ऑफिस है, सो उसमें उसको एपिलेप्टिक अटैक आया है, आप देखने के लिए चलिए। फिर उधर देखने के लिए जब भी हम गए तो वो पूरा गिर गया था और उसको एपिलेप्टिक क्रिटिकल अटैक था, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस वगैरह थे। सो ऐसे केसेस में पहले तो उसको लेफ्ट लैटरल दिया, फिर माउथ जो है उसको सिक्योर करने के लिए टंग बाइट नहीं होना चाहिए इसके लिए मुंह में चम्मच वगैरह वो तो दे दिया। फिर उसके बाद में जो है ना वो संज्ञा स्थापन गण जो है वो हाथ के जो तलवे है और पाद के जो तलवे है उधर उसको ड्राई पाउडर लगाने के लिए दे दिया, और उसी का हाथ में लेके धीरे से नस्य जैसे करते हैं ना वैसे उसको सूंघने के लिए दिया। ऐसे जब भी किया ना तो वो इमीडिएटली वापस आ गया और उसका जो अटैक है वो कम हो गया। फिर उसके बाद में ईईजी करो वगैरह वो सब सलाह तो दे दिया उसको, लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब ये ऐसे केसेस रहते हैं कि फेंटिंग रहता है या फिर संज्ञा निकल जाती है, लुप्त हो जाती है, ऐसे केसेस में ये संज्ञा स्थापन गण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें जो हिंगू है वो बहुत ही अहमियत रखता है, हिंगू हर एक के घर में हमेशा रहता है। तो कभी भी कोई भी समय अगर फोन आ जाता है, अगर ऐसे केसेस बता दिए जाते हैं तो पहली बात ध्यान में रखना चाहिए कि संज्ञा निकल नहीं जानी चाहिए, इसके लिए हिंगू का जो है वो लेप या फिर ड्राई पाउडर एप्लीकेशन ये हम जरूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो माइकोडियल इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी बहुत तकलीफ होती है, तो उनकी संज्ञा और उनका कार्य हृदय का प्राकृत रहना चाहिए, इसके लिए संज्ञा स्थापन गण जो है वो हृदय के एरिया में हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं ड्राई पाउडर के जैसे। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें अगर देखा जाए तो वचा है, जटामाउसी है, ब्राह्मी है कि जो डायरेक्टली मज्जा व स्रोतस के ऊपर जाता है, और जो हिंगू है, वचा है, चोरक है, ये जो बात है ये भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। इनमें बहुत अगर द्रव्य अगर देखे जाए तो इनमें वोलेटाइल ऑयल्स है जिसका तीक्ष्णत्व होने के कारण गामित्व जल्दी से हो जाता है और उसकी संज्ञा वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करते हैं। सो ज्ञान जागृति करना, विवेक जागृति करना, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। सो इसमें से कुछ जो द्रव्य है जैसे कि ब्राह्मी है या फिर जैसे कि गोलोमी जो वचा बोली है, इसका सिद्ध घृत अगर हम पेशेंट को देके रखते हैं तो भी और रेगुलर यूज करने के लिए बोलते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट जो रहते हैं ना तो उनके अगर हर 6 मंथ
1 मंथ में एक बार अगर अटैक आता है एपिलेप्सी का, तो वो धीरे धीरे करके उसका ड्यूरेशन, दोनों अटैक के बीच में का जो ड्यूरेशन है, यानी 1 मंथ के बाद आता है तो 2 मंथ के बाद आएगा, 3 मंथ के बाद में आएगा, ऐसा करते करते बढ़ते जाता है और धीरे धीरे ये जो एपिलेप्टिक अटैक्स रहते हैं वो भी कम आने में मदद हो जाती है। तो कोई भी संज्ञा स्थापन करने के लिए ये संज्ञा स्थापन गण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ये बहुत पेशेंट्स में देखा है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है प्रजा स्थापन गण। प्रजा के बारे में जो स्थापित करेगा, प्रजा उपघातकम दोषम हत्वा रुत्वा प्रजाम स्थापयति इति प्रजा स्थापनम। जो प्रजा उपघातक दोष है वो दोष बाहर निकाल के जो प्रजा को स्थापन करते हैं, इनको प्रजा स्थापन गण ऐसे कहा गया है। इसमें है ब्राह्मी, इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्या, पुष्पी, विश्वक्सेना, विश्वक्सेनकांता इति दशमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति। अभी इसमें क्या क्या है, तो ऐन्द्री जिसको नीर ब्राह्मी कहा जाता है, या फिर साउथ में यही ब्राह्मी करके यूज किया जाता है, ये नीर ब्राह्मी है जो पहला फोटो में आप देख रहे हो, और दूसरी जो है वो ब्राह्मी है कि जो महाराष्ट्र में हम जनरली यूज करते हैं, जिसको ब्राह्मी या फिर मंडूक वर्णी ऐसे कहा जाता है। फिर शतवीर्या, इसका मतलब है दूर्वा। सहस्त्रवीर्या, इसका मतलब है दूर्वा का भेद, यानी श्वेत दूर्वा जिसको कहा जाता है। फिर अमोघा, इसका मतलब है पाटला। फिर अव्यथा, इसमें बहुत ही अलग अलग आचार्य चक्रपाणी बताते हैं कि इससे कदली भी ले सकते हैं, गुड़ुची भी ले सकते हैं, या फिर हरितकी भी ले सकते हैं। अव्यथा जो व्यथा को दूर करने वाली है। फिर शिवा, शिवा इसका मतलब हरितकी है। शिवा बहुत क्या बोल सकते हैं कि शरीर में शिवत्व यानी उत्तमत्व लाने के लिए कारणीभूत है, वही है हरितकी। जैसे कि कहा गया है कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी, ऐसे कहा गया है कि हरितकी जो है वो हमेशा ही कल्याण कर ही काम करेगी, इसके लिए कल्याण करे, इसके लिए शिवा ऐसा शब्द उसको आया है। फिर है अरिष्टा, जिसको कटुरोहिणी कहा जाता है, आचार्य चरक ने कुटकी ऐसे, चक्रपाणी ने कुटकी ऐसे कहा गया है। फिर वाट्य पुष्पी और विश्वक्सेनकांता, विश्वक्सेनकांता इसका मतलब आचार्य चरकपाणी ने टीका में प्रियंगु ऐसा दिया है। सो प्रजा उपघात जिसके कारण हो रहा है वो दोष दूर करके जो प्रजा को स्थापन करता है वो है प्रजा स्थापन। सो प्रजाम गर्भम स्थापयति दोषम निरस्य इति प्रजा स्थापनम, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अगर देखे जाए तो द्रव्य कैसे है, तो मधुर है, शीत वीर्यात्मक है, घृत, योग, बस्ती, नस्य, उद्वर्तन, ऐसे अलग अलग कोई भी उसकी कल्पना करके हम जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें प्रजा स्थापन ऐसे जब भी कहेंगे तो प्रजा स्थापित होने में जो जो दोष है वो दूर करने के लिए प्रजा स्थापन इम्पोर्टेंट है। सो जैसे ही हम कोई भी अपत्यकांक्षी पेशेंट जो है उसको फलग्रुत देते हैं, वैसे ही प्रजास्थापन सिद्धग्रुत जो है उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से आता है। कभी कभी ऐसे भी देखने के लिए आया है कि जो इनहेरिटेंस रहता है वो नहीं होना चाहिए किसी किसी बात का, अगर ऐसी बात है तो प्रजास्थापन हम जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें मैं एक केस जरूर कहना चाहूंगी कि एक पेशेंट थी जिसमें उसको फीटस को अम्बिलिकल हर्निया ऐसा रिपोर्ट आया, फिर वो अबॉर्ट किया, फिर से कंसीव हुई तो फिर से अम्बिलिकल हर्निया, सॉरी क्या बोलते हैं, जो डायफ्राम है वो तैयार नहीं होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ऐसा रिपोर्ट उसका था, फिर ऐसा 3 बार उसको अबॉर्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द डायफ्रामेटिक हर्निया। सो बेबी को हमेशा डायफ्रामेटिक हर्निया होता है और वो लंग्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे, इसके लिए उसको अबॉर्ट करना पड़ता है। सो उसने मुझे आके कहा कि मैं कंसीव तो कर सकती हूँ लेकिन कंसीव करने के बाद ये दोष आता है। सो ऐसे अगर दोष है तो इसके लिए हम क्या करें। सो इसके लिए बाकी के भी मेडिसिन दिए थे, लेकिन लगातार उसको ये प्रजास्थापन गण जो है ना वो दिया था, उसका सिद्ध गुरुता हम क्लिनिक में बना के रखते हैं। सो प्रजास्थापन गण सिद्ध गुरुता जो है वो रोज सुबह जैसे कि हम शमन मात्रा कहते हैं वैसे उसको दिया था। सो ये देने के बाद अभी वो कंसीव हुए है और उसका रिपोर्ट आया है कि 20th वीक का जो सोनोग्राफी करते हैं हम, डायफ्राम की पोजीशन है वो अभी नॉर्मल है। सो ये इतना तक ये प्रजास्थापन गण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने कहा उसी तरीके से जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं जैसे कि प्रमेह है या फिर इनहेरिटेंट कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ये बातें जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रजास्थापन करने के लिए ये प्रजास्थापन गण हम जरूर दे सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी रहता है कि जिसमें यूट्रस के बीच में एक
पर्दा जिसको बोलते हैं वैसा रहता है, जिसको सेप्टम हम बोल सकते हैं। सो ऐसा रहता है। सो इसमें भी प्रजास्तापन गण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत सारे पेशेंट्स में भी वो दिया है। जिन जिन पेशेंट्स में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है, ऐसे केसेस में भी ये प्रजास्तापन गण बहुत सारे पेशेंट्स को दे देते हैं, तो उसका भी परिणाम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। इसमें इंद्री ब्राह्मी शतवीर्या दूर्वा दूर्वा ये जो है, इसमें अगर हम देखेंगे तो दूर्वा एक ऐसी वनस्पति है कि जो भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश जो है या फिर जिनको ब्रह्मा बोला जाता है, वो है जो मूलाधार चक्र की देवता है। और मूलाधार चक्र के क्या बोल सकते हैं सेक्टर में ही ये गर्भाशय आता है। फिर मूलाधार चक्र में अगर दिक्कत है तो कंसीव करने में गड़बड़ी हो जाती है। सो ऐसी ये दूर्वा जो है वो इसमें बहुत ही अहमियत रखती है, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए दूर्वा कल्प अलग सा बना के भी हम ऐसे पेशेंट्स को दे देते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो ये हुआ प्रजास्तापन गण के बारे में। और भी बहुत कुछ प्रजास्तापन गण में बोल सकते हैं। ये प्रजास्तापन सिद्ध घृत भी दिया जा सकता है, इसका योग या फिर कल्प बना के भी दिया जा सकता है। बहुत सारे तरीके से ये प्रजास्तापन गण हम हमारे क्लिनिक में यूज करते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट आता है वो है वयस्थापन गण। ये जो वयस्थापन गण 50 है, सो उसमें अमृता अभया धात्री की जो ट्रिपल है, ओके, अमृता अभया धात्री, फिर उसके बाद में मुक्ता, श्वेत, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा इति दशमानि वयस्थापनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः। सो इति पंचक कषाय शतानि अभिसमस्य पंचशत महाकषाया महतां कषायाणां लक्षण उदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। अभी ये जो वयस्थापन कहा गया है उसमें अमृता ये है हरित, अभया हरितकी, फिर धात्री जिसको आंवला हम कह सकते हैं। फिर मुक्ता क्या है, तो आचार्य चक्रदत्त कहते हैं कि मुक्ता इसका मतलब है रासना। फिर श्वेता अपराजिता, जीवंती, अतिरसा इसका मतलब है शतावरी, मंडूकपर्णी, स्थिरा, शालीपर्णी और पुनर्नवा, ये सब जो है वो वयस्थापन है। वयस्थापन जब भी हम कहेंगे तो वयस्थापन का मतलब है कि वयः स्थापयति इति वयस्थापनम, वयः तरुणम स्थापयति इति वयस्थापनम। सो तरुण वय अगर चाहिए या फिर तारुण्य जिसको हमेशा चाहिए, इसने वयस्थापन गण लेना चाहिए। सो जो कुछ भी बॉलीवुड के सितारे आपके पास आ जाएंगे, आप उनको वयस्थापन दे देंगे तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाला है, ये तो मैं जरूर कहूंगी। उसके साथ में ही तारुण्य इसका मतलब जो हम कहेंगे ना, उसमें जो रसायन के लाभ कहे गए हैं उसमें क्या है कि प्रभाव वर्ण स्वर और दार्यम देहेन्द्रिय बलप्रदम वाक्सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते ना रसायन लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायन। ये रसायन करने जैसा ही वयस्थापन का काम हो जाता है। सो इसमें निर्णय क्षमता जो है ना वो भी अच्छी रहती है अगर वयस्थापन दिया जाता है तो। सो निर्णय लेना, ये बात जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है कि सिंपल सा अगर क्रॉस भी करना है ना, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसे वो दुविधा में रहते हैं। ऐसा दुविधा नहीं होना, ये बात जो है निर्णय अच्छी तरीके से लेना, ये वयस्थापन में हो जाता है। और भी एक वयस्थापन गण का अलग सा यूज में इधर जरूर कहूंगी कि ये बहुत सारे पेशेंट्स आजकल ऐसे आ जाते हैं कि जो 35 के बाद फर्स्ट चाइल्ड चाहिए ऐसा करके सोचते हैं, या फिर 32 एज में इनफर्टिलिटी या फिर ऐसा लेके हमारे पास आ जाते हैं। आजकल 30s के पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी ये क्वचित ही देखने के लिए मिलती है। ऐसा मुंबई, पुणे ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उधर ये तो जरूर आपने देखा रहेगा। सो अगर पेशेंट 32 एज है, 35 एज है और वो इनफर्टिलिटी के लिए आपके पास आ रही है, ऐसी अगर बात है तो आपके पास समय बहुत कम बचता है कि पेशेंट को ट्रीट करे और पेशेंट कंसीव हो जाए, क्योंकि आजकल जो मेनोपॉज का एज जो है वो ही 38 से चालू हो जाता है। सो हार्डली यू आर हैविंग 3 to 4 years इन योर हैंड फॉर पेशेंट टू गेट कंसीव्ड, राइट। सो ऐसे केसेस में क्या करें, तो इसमें वयस्थापन गण हम यूज करते हैं सो दैट अगर जो क्षणादि काल है वो आगे जाए, लेकिन फिर भी जो अवस्थित काल है वो आगे नहीं जाए, इसके लिए इस वयस्थापन का हम जरूर यूज कर सकते हैं। सो जो प्रौढ़ा गर्भिणी या फिर प्रौढ़ा पेशेंट रहती है, ऐसे जो केसेस रहते हैं, इसमें हम वयस्थापन गण सुबह में और रात को पुराण मर शुद्धि ऐसे दे देते हैं, और बाकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो इनफर्टिलिटी की चालू कर देते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाता है, पेशेंट का जो एज है या फिर जो बायोलॉजिकल एज बोलते हैं वो है वो स्थापित हो जाता है। इसी तरीके से हम रसायन कर्म भी इसको कह सकते हैं।
आप अगर देखेंगे तो लास्ट में ये व्यवस्थापन, प्रजास्थापन, संज्ञास्थापन, वेदनास्थापन ये गण आए हैं कि जो स्थापित करने के लिए बोले हैं। सो स्थापना इसके मतलब है कि स्थिर रखना। सो इसी के लिए ये अमृता, हिरितकी, आम्ला ये अगर देखेंगे तो ये रसायन कर्म करने वाले भी द्रव्य है। फिर अपराजिता ये जो है वो स्पेसिफिकली आप अगर देखेंगे ना तो इसमें आ जाती है, पहला दूसरा महीना जो है ना उसके बाद में आ जाती है। तो रीजनरेशन ऑफ द बॉडी इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। जीवंती ये भी रसायन कर्म करती है। शतावरी रसायन कर्म है। मंडूकपर्णी स्मृति बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करती है। शालीपर्णी और पुनर्नवा ये सब इसमें आए हैं। तो मंडूकपर्णी या फिर व्यवस्थापन या स्मृति इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जेनेटिक कोडिंग जिसको कहते हैं ना वो स्मृति जो है वो याद रखने के लिए भी ये व्यवस्थापन गण जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। सो ये सब जो वर्ग बताए गए हैं, सो इसमें बहुत सारे जो बाद में शंकाएं थे, क्वेश्चन आए थे उसमें एक पूछा गया था कि ये जो दशेमानी गण सब बताए गए हैं इसमें अगर 10 द्रव्य अभी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो आचार्य वाग्भट कलियुग वाले है, इसके लिए उन्होंने देके रखा है कि युंजादन्न मन्नाद युंजात तद्विदम अन्नच्च द्रव्यम जह्यात अयौगिकम। उसी के अनुसार रसवीर्य विपाक और कार्य करने वाला जो द्रव्य है वो आप ले सकते हैं, या फिर अयौगिक द्रव्य जो है वो नहीं लेना चाहिए इसमें ऐसे कहा गया है। सो 10 में से 7 8 भी अवेलेबल है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। एक एक का भी परिणाम अच्छी तरह से आता है, लेकिन गण कहा है तो पूरा जो है वो एक साथ यूज करना ये बातें उसमें अहमियत रखेगी, ये बात ध्यान में रखना है। फिर इन गणों का प्रयोग जो है वो हम हमारे जो अलग अलग पेशेंट्स रहते हैं उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन गणों से आ जाते हैं। इन गणों का एक महत्व ही ऐसा है कि मुनिरेव तत्र जानन्ति द्रव्य संयोगजम फलम ऐसे कहा गया है कि गण कहा गया है तो पूरा का पूरा यूज करना है, ये बात एक ध्यान में रखना है। जितने द्रव्य है उपलब्ध वो आप ले सकते हो। और तीसरी बात है कि ये गण बताए गए हैं तो ये योग है, ये फॉर्मूलाज है जो आचार्य चरक ने हमें दी है। सो ये जो है उनका जो फलश्रुति है वो मुनिरेव तत्र जानन्ति, जो मनन करते हैं ना वो ही सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। सो मनन जो मुनि है उनके बारे में ये सब बताया गया है। सो मुनिरेव तत्र जानन्ति द्रव्य संयोगजम फलम, ये बात ध्यान में रखना उतनी ही जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। ओके सो ये सब जो हो गया आए गए हैं प्रमाणम अस्ति नाम सामर्थ्य उपकल्प्यते ऐसे कहा गया है। ये जो है वो अति विस्तार नहीं होना चाहिए, इसके लिए आचार्य चरक कि हम इधर ही रुकते हैं। द्रव्य जो है काय केलास? इधर जो अति विस्तार नहीं होना चाहिए, ये जो ग्रंथ दोष है वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए 50 पर हम रुकते हैं। ऐसे बहुत सारे योग जो है वो हम बना सकते हैं, हम जब भी मनन अच्छी तरह से करेंगे, विचार चिंतन अच्छी तरह से करेंगे। और नास्ति आयुर्वेद से पारम ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसे 50 नहीं 500 से ज्यादा भी योग बन सकते हैं ऐसे भी आचार्य चरक ने कहा है। लेकिन विस्तार भय के कारण 50 बता के हमके ऊपर उपकार किया है ऐसे हम जरूर कहेंगे हमारे ऊपर, क्योंकि कैसा है कि अगर ये नहीं बताए रहते तो कैसी विचार धारणा होनी चाहिए ये भी हमें मालूम नहीं होता। और इसी के लिए कोई भी नया योग अगर हम बना रहे हैं तो उसका रसभीर्य विपाक ये तो बात है ही, लेकिन उसका हैबिटेट क्या है, वो वनस्पति कैसी है, उसका पंचभौतिक कैसा है जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, ये सब देख के फिर वो योग बनाना है ऐसे आचार्य चरक ने एग्जाम्पल के तौर पर ये 50 योग दिए हैं ऐसे मैं जरूर कहना चाहूंगी। और इतना अगर करुणा पूर्ण आर्द्र हृदय होने के कारण उन्होंने हमारे पास ये 50 योग दिए हैं, इसका ही परिणाम इतना बहुत अच्छी तरीके से आता है तो बाकी जो ग्रंथ में अलग अलग योग बताए गए हैं उसका भी परिणाम उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। सो आज का ये
50 महाकषाय का जो लेक्चर है वो इधर ही हम रुकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत केसेस है, लेकिन विस्तार भय के कारण इधर हम आज रुकते हैं। और अगर टाइम परमिट करता है और डॉक्टर सारिका गार्डी भुजबळ ऐसे कहते हैं तो हम आगे के क्वेश्चंस ले लेते हैं। नमो नमः। धन्यवाद महोदया आपके इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए। 3 भागों में चरकोक्त महाकषायों का वर्णन एवं अनुभव संपन्न मार्गदर्शन सभी वैद्यों के लिए पथदर्शक है। आपने जैसे कहा ज्वरहर महाकषाय में कि त्रिफला का समावेश है तो रसायन गुणों से संपन्न होने की वजह से। साथ ही में हमारे गुरु आदरणीय वैद्य भूपेश्वरकर जी जो भग्न चिकित्सक है, उनका ऐसा कहना है कि वरा जो है आघातोत्तर ज्वर जब उत्पन्न होता है तो वहां पे उसका प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ज्वरहर महाकषाय में उसका समावेश है। आपने शीत प्रशमन गण के बारे में जो कहा वैसा ही अनुभव हमने पिछले सप्ताह में लिया। लेह लद्दाख के टूर पे हम गए थे तो हमने शीत प्रशमन गण का साथ में लेके गए थे, तो वहां पे उसका प्रयोग करने की वजह से श्वास तथा श्रम, ओटो सैचुरेशन और अतीव शैत्य से हमारा संरक्षण बहुत ही अच्छा हुआ। एक रुग्ण थी जिसमें विचित्र मुख से विचित्र ध्वनि आती थी, उद्गार प्रवर्तन था, तो पुरुष क्षय ऐसा निदान करके हमने पुरुष संग्रहणीय गण का प्रयोग किया था और उसमें बहुत ही सुंदर लाभ हुआ था। तो आपका ये पूरा व्याख्यान बहुत ही अनेक विचारधाराओं को उत्पन्न करने वाला है। तो पुनश्च मैं सभी वैद्यों के द्वारा आपका अभिनंदन भी करती हूँ और आपको भविष्य में सदा ही आपसे ऐसा अनमोल मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए भी आपको मैं अभिवादन करना चाहूंगी। जरूर हम कुछ जो प्रश्न है वो लेंगे अगर आपकी अनुमति है तो। जरूर लेते हैं। जी। एक प्रश्न है, लोध्र मोचरस नस्य का स्वरूप क्या रहना चाहिए? पानी में मिक्स करके प्रमाण क्या दे? पोस्ट मेनोपॉजल केसेस ब्लीडिंग में। ओके। इसमें मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि इसका अगर सिद्ध तेल बना के रख दिया जाता है तो भी उसका परिणाम अच्छा आ जाएगा। हर समय आपको वो प्रिपेयर करना नहीं होगा। या फिर पेशेंट पित्तज रक्त प्रदर जैसे सिम्टम्स अगर दिखाते हैं तो इसका सिद्ध घृत भी हम बनाकर रख सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि मोचरस जो है उसका पानी में मिला के उसका जो घोल है उसके साथ में लोध्र मिक्स करके भी बिंदु जैसा भी नस्य हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसका सिद्ध घृत बना के रख सकते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा और इजी भी रहता है, इजी टू एडमिनिस्टर ऐसा। जी धन्यवाद। और एक प्रश्न है, संज्ञा स्थापन गण में अधिकतर वचा सिद्ध तेल का ही नस्य हम बनाते हैं और कौन से वनस्पति का प्रयोग तेल नस्य रूप में बनाया जा सकता है? अच्छा, संज्ञा स्थापन जो बनाया गया है ना उसमें है हिंगू है, इरीमेद है, वचा है, चोरक है, ब्राह्मी, वचा, मौसी, गुग्गुल और कुटकी, ये सब बताए गए हैं। सो ये संज्ञा स्थापन जो है उसमें से वचा तो हम जरूर यूज करते ही है, लेकिन उसके साथ में भी मौसी सिद्ध तेल अगर बना के लिए जाते हैं तो मौसी जो है उस वो वोलेटाइल रहती है और इसके लिए इसका जनरली फांड करके दिया जाता है। आप सभी ने देखा रहेगा। फिर इसमें और भी जो संज्ञा स्थापन में है वो ब्राह्मी सिद्ध जनरली घृत बनाया जाता है, क्योंकि संज्ञा पित्त प्रकोप के कारण अगर विकृत हो गई है तो जैसे कि पित्तज उन्माद या फिर पित्तज अपस्मार ऐसे अगर पेशेंट्स है तो उसमें घृत सिद्ध करके अगर दिया जाता है तो उसका परिणाम अच्छी तरीके से मिलता है। वचा सिद्ध जो है वो तेल बनाते हैं तो कफ प्रधान जो दोष रहेंगे उसमें हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे हम यूज कर सकते हैं पूरा संज्ञा स्थापन गण, ये जो है उसका भी सिद्ध तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथीज में वगैरह भी दिया जा सकता है। ऐसे भी हम पूरा संज्ञा स्थापन गण जो है वो भी यूज कर सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। कैन वयस्थापन कैन बी गिवन टू यंग एडल्ट्स 20 to 25 years old? जरूरी देना चाहिए ऐसे मैं कहूंगी। इसके लिए कहा ना, अगर आपके पास आजकल टीवी सीरियल्स हमारे क्लिनिक में आना ये बात बहुत ही कॉमन हो गई है, तो टीवी सीरियल्स के स्टार जो रहते हैं वो वैसे ही धीरे धीरे बॉलीवुड के भी अगर आ जाते हैं तो इन लोगों को भी अगर ये कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छी तरीके से आता ही है।
2020s में रसायन कर्म कभी करना चाहिए, ये अगर कहा गया है तो पूर्वम वयसी मध्यमेवा ऐसे ही कहा गया है, पूर्व वय में या फिर मध्यम वय में ही करना चाहिए, तो ही व्यवस्थापन हो जाएगा। व्यवस्थापयति वो रसायन से थोड़ा अलग है, हाँ व्यवस्थापन ये बात। वयः स्थापयति इसका मतलब है उधर ही वो रुक जाता है, वो रिवर्स नहीं करता है, लेकिन रसायन जो है ना वो पुनः यौवत्वम आपुः नारीणाम प्रियतमा बभूव, ऐसे च्यवन प्राश के बारे में कहा गया है, च्यवन मुनि के बारे में। तो इसमें जो है ना वो फिर से तारुण्य प्राप्त होना ये बात है, लेकिन तरुणता ज्यादा दिन तक रहनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्थापन गण बताया गया है। सो ये हम जरूर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 20s में भी बहुत सारे लोगों को हम दे सकते हैं। आजकल अगर देखा जाए ना तो जो ब्राइड्स रहते हैं, क्या बोलते हैं, सो वो भी जो बाल रहते हैं वो सफेद हुए हैं तो कलर करके वगैरह खड़े रहते हैं, ऐसे देखने के लिए मिलता है। सो इनको भी अगर जल्दी ये ग्रेइंग ऑफ द हेयर ऐसा अगर हो रहा है ना तो वो पेशेंट्स को भी हम व्यवस्थापन देके फिर बालों के लिए मेडिसिन देना, ऐसे अगर करते हैं ना तो भी उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और भी एक है कि लवण का रस का अधिकतम सेवन करने से खालित्य और पालित्य दिखने के लिए मिलता है। सो अगर ग्रेइंग ऑफ द हेयर बहुत ही कम उम्र में हो रहा है तो ऐसी अगर बातें है ना तो उसमें व्यवस्थापन देना है। राग को हरितकी देना है कि जो पुराण मल शुद्धि के योग में भी आई है, हरितकी नाम चूर्णानी सैन्नवा मलकम गुड़म ऐसा। और हरितकी जो है वो रंजन करने वाली भी है, और हरितकी जो है वो पंचरसा अलवणा तुवरा परम ऐसे कहा गया है। पंचरस है और अलवण है, सो शरीर में जो लवण रहता है ना वो विरेचन भी है। सो पित्त का विरेचन करेगी, रंजन केसों का बालों का करेगी, और जो शरीर में अतिरिक्त लवण है वो लेके वो विरेचन करेगी। सो ऐसे अगर हम ग्रेइंग ऑफ द हेयर में व्यवस्थापन गण सुबह में और रात को सोते समय वो पुराण मल शुद्धि एकेरी हरितकी विद घृत ऐसे अगर दिया जाता है तो उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। जी धन्यवाद। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्टार है तो सभी को सदा तारुण्यावस्था में रहना पसंद रहता है, तो ये जरूर हम किसी भी वय में या किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं। और एक प्रश्न है, व्यवस्थापन गण रसायन रूप से कितने दिन तक देना चाहिए? अच्छा, आप किस बात के लिए दे रहे हो उसके ऊपर वो निर्भर करेगा कि कितने दिन तक देना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 42 डेज तक हम जरूर ही जरूर दे सकते हैं। रसायन रूप से अगर देना है व्यवस्थापन गण तो उसका जो परिणाम देखने के लिए मिलेगा तो मिनिमम 42 डेज तो ऐसा देना ही देना पड़ेगा। और एक धातु एक मंथ में तैयार होता है, इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम 7 मंथ तक ये दे सकते हैं, क्योंकि 7 धातु तैयार होने में 7 महीने लग जाएंगे, इसके लिए मैक्सिमम 7 मंथ्स दे सकते हैं। ये जो गण बताया गया है ना इसका ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी उसमें रुकवाना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। 42 डेज तो जरूर ही देना चाहिए। जैसे आरोग्यवर्धिनी 42 डेज मिनिमम 42 डेज के बाद रोकने के लिए बोला है, वैसा इन गणों के बारे में नहीं बोला है क्योंकि विशुद्ध स्वरूप के द्रव्य है। ओके जी धन्यवाद। पुराण मल शुद्धि के लिए क्या दे और कितने काल तक दे, अभी इसका आपने उल्लेख किया। ये जो है ना ये आचार्य वाग्भट में ही चरक में ही आया है कि पहले जैसे कोई भी कपड़ा है वो अगर मलिन है और उसके ऊपर अगर आप रंग देने के लिए जाओगे तो वो रंग उसके ऊपर बैठता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, तो पहले दोषों की शुद्धि करे, शरीर में जो मल है वो निकलने जाने दे, फिर रसायन कर्म करे। सो उधर रसायन कर्म के जो पाद बताए गए हैं उसके ही पहले ये आया है कि हरितकी नाम चूर्णानी सैंधवा मंगलकम गुड़म ऐसा की योग आया है। सो वो जो है वो पुराण मल शुद्धि योग ऐसा है। सो वो 7 दिन तक देने के बाद में रसायन करना चाहिए ऐसे कहा गया है। और अगर ये जो बताए गए हैं ना वो जो काल है आचार्य चरक का वो युग अलग है, अभी का जो है वो कली युग है। सो पुराना वाला 7 दिन में आजकल शुद्धि नहीं होती है तो हम कंटिन्यूसली कुछ दिन तक दे सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो हमने 3 महीनों तक पेशेंट्स को दिया है। स्पेसिफिकली जो प्रवाहिका के पेशेंट्स रहते हैं उनमें इतनी जल्दी शुद्धि नहीं हो जाती है,
प्रवाहिका है और उसके साथ में अगर अपत्यकांक्षी है पेशेंट, तो उसमें ऐसा 3 महीने तक कंटिन्यूअस भी दे सकते हैं हम। जी, धन्यवाद। सूतशेखर और सारीवानस्य कैसे द्यावे ज्वर में? अच्छा, वो जनरली हम प्रथमन नस्य जैसे देते हैं कि कपड़छान चूर्ण जैसे बोलते हैं ना, वैसे करके फिर नस्य दिया जाता है प्रथमन चूर्ण का। बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आते हैं, आप करके जरूर देखिए। जी, धन्यवाद। How to use Vayasthapan Mahakashay? Please give some yoga of Vayasthapan Mahakashay. मुझे क्वेश्चन नहीं, योग ऑफ ये म्हणजे क्या, उनको हाँ क्या पूछना है? ऐसा अपन जो हाँ गढ़ हाँ है ना, वो चूर्ण करके भी यूज कर सकते हैं उसका, घृत तेल ये भी यूज कर सकते हैं, अनुवासन के लिए भी यूज करते हैं, नस्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा तो उन्होंने पहले ही कहा गया है कि अलग अलग कल्प बना के आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। एतद वैद्य स वैद्यत्वम, ये है कि ये तो हमने बता दिया, अब इसके बारे में आपको आगे मनन करना है, सोचना है क्या क्या कैसे कैसे दे सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको जरूर दे सकते हैं। जी, अभ्यंग हो बस्ती हो इस स्वरूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है ना कि दिनचर्या जो है ना, वो अगर नित्य हम यूज करते हैं तो उसका जो फलश्रुति बताया गया है वो ही है कि आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम यशो लोकांश शाश्वतान। ये जो है आयु आरोग्य ऐश्वर्य, ये अगर आपको चाहिए शाश्वत तरीके का, तो आप दिनचर्या नित्य फॉलो करनी चाहिए। तो दिनचर्या में भी आप ये यूज करते हो ना, तो भी उसका परिणाम अच्छा आने ही वाला है, ऐसा है। जी, बहुत सुंदर वाक्य। सभी व्याधियों का मूल जो है वो दिनचर्या में ही है। विधि का पालन करना न करना ही प्रकृति और विकृति का मूल है। जी, और एक प्रश्न है, फॉर हाउ मच टाइम वी कैन गिव पुराण मल शुद्धि इन कैंसर ट्रीटेड पेशेंट्स? कैंसर ट्रीटेड ऐसे कहा गया है, सो ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा दिख रहा है। सो ऐसे जो केसेस रहते हैं ना, उसमें ये क्यों हुआ है, सो कैंसर में अगर देना है पुराण मल शुद्धि, तो उसके पुराण मल या फिर मल वृद्धि के जो लक्षण बताए गए हैं, पुरुष मल वृद्धि के लक्षण, मूत्र मल वृद्धि के लक्षण या फिर ख मल वृद्धि के लक्षण, वो अगर दिख रहे हैं तो ही हम इधर दे सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि बलम तस्य ही विद्बलम, जो कैंसर का पेशेंट रहता है उसमें भी धातु क्षय बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अगर धातु क्षय बहुत ज्यादा है ना, तो मल शुद्धि देने से बजाय ऐसी जरूरत रहती है कि मल संग्रहण किया जाए, तो वो भी देखना जरूरी है। पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और कैंसर भी जो रहता है ना, वो भी अलग अलग ऑर्गन का रहता है। यही कैंसर अगर लार्ज इंटेस्टाइन का है, रेक्टम का है, तो बात अलग है। यही कैंसर अगर ब्रेस्ट का है तो बात अलग है। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट। एक्चुअल केस अगर पूछेंगे तो जरूर अच्छी तरीके से बता सकूंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, अत्यंत समर्पक उत्तर। यूज करना है तो पुराना मनुष्य 7 डेज दे के आप आगे की मेडिसिन चालू कर सकते हो, ये मैं इधर देना चाहूंगी। जी, धन्यवाद। एक्सरसाइज बूट कैंप्स ना लोग जाते हैं, स्पेशली इन कोल्ड हिली एरियाज। वहां पे बहुत अंग मर्द होता है, अंग दुखी लिखा है यहाँ पे, तो इस अवस्था में क्या दे? ओके, जैसे कि अभी शीत प्रशमन का उल्लेख आ गया और संज्ञा स्थापन का उल्लेख आ गया, तो वो जरूर ही जरूर उधर दे सकते हैं। दूसरी बात है कि एक्सरसाइज करने के कारण जो है वो शरीर में उष्ण आ ही जाता है। सो एक्सरसाइज इटसेल्फ की है कि वो पेन नहीं हो जाए। अगर कभी भी आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है और एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया, तो अंगमर्द तो होने ही वाला है। सो धीरे धीरे करके इसके लिए ये जो कैंप्स रहते हैं वो अरेंज किए जाते हैं। इवन ट्रेक्स पर भी आप जाते हो तो इमीडिएट हिमालयन ट्रेक्स पर कोई भी नहीं लेके जाता है, पहले सह्याद्री ट्रेक्स करो फिर बाद में हिमालयन करो, ऐसे ही कहा जाता है। सो जो व्यायाम है वो नित्य करने की चीज है, न कि एक ही दिन करने की चीज है। तो अगर रेगुलरली करते हो तो बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज अंगमर्द नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज है, जैसे कि कोई एथलेट्स है या फिर नेवी है या फिर आर्मी है, इनके जो वर्कआउट्स रहते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। सो इनमें पेन बहुत ज्यादा रहता है। सो ऐसे अगर बात है तो संज्ञा स्थापन
और ये जो हिली एरिया में स्पेसिफिकली अगर लिया जाता है, कोल्ड हिली एरिया, तो शीत प्रशमन गण ये जरूर हम यूज कर सकते हैं। जी धन्यवाद। कर्णमल बहुत कम हो गया हो और कर्ण शुष्कता हो तो कैसा विचार करें? अच्छा, तो पहली बात है कि कर्ण ये अवयव किस पंचमहाभूत से बनता है वो देखना जरूरी है। सो कर्ण ये जो है उसका विषय जो है वो शब्द है जो कि आकाश महाभूत है। उधर आकाश जो है उसमें आकाश और वायु मिलके वायु की प्रधानता रहती है, राइट। सो उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें पहली जो बात है ना, अगर कर्णमल शुष्क हो गया है तो उसमें स्नेहन करना, ये बात बहुत जरूरी है। तो स्नेहन करते समय जो तीक्ष्ण गुण का रहेगा और स्पेसिफिकली जो अर्क या फिर रुई जो बोली है, मराठी मध्ये रुई म्हणतात, अकडा भी बोलते हैं हिंदी में, जो कैलोट्रोपिस बोलते हैं। सो ये जो कैलोट्रोपिस का जो पान रहता है, पत्ता रहता है, उसको ऑयल अगर कान में डाला जाता है तो पेन भी कम होता है और उसको वात की प्राकृत गति भी प्राप्त होकर वो बाहर आ जाएगा। अगर आपने मॉडर्न तरीके से भी देखा रहेगा ना, तो एपिथेलियम ऑफ द ऑडिटरी कैनल ऐसा स्पेसिफिक रहता है ना कि इट गेट शेड ऑफ बाहर की तरफ से ऑटोमेटिकली उसका जो मल है वो बाहर आने ही वाला है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा है कि वात की गति विकृत हो रही है और वो गति का शमन करने के लिए, प्राकृत वात उधर स्थापित करने के लिए आपको स्नेहन करना, कर्णपूरण करना, ये बातें जरूरी है। इसमें अगर पेन बहुत ही ज्यादा है तो अतसी उपनाह जो है वो मैस्ट्राइड प्रोसेस के ऊपर आप लगा सकते हैं, जो कान के पीछे रहता है। वो लगाने के कारण क्या हो जाएगा, स्नेहन और स्वेदन दोनों भी हो जाएगा। स्नेहन स्वेदन हो जाता है तो वात की गति का शमन रहेगा। वात का जो चिकित्सा ही बताया गया है उसमें पहले तो स्नेहन और स्वेदन यही बताया गया है। सो ये दोनों बातें करना उधर जरूरी है। वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन ऐसे कहा गया है। सो स्नेहन स्वेदन होने के बाद एक मृदु शोधन अगर दिया जाता है तो भी उसका परिणाम वात की प्राकृत गति लाने में हो जाता है। जी धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन, हाउ टू यूज वेदना स्थापन महाकषा इन लेप्रेसी पेशेंट्स? ओके, तो बात करके दे सकते हैं। लेप्रेसी के मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे पेशेंट मैंने नहीं देखे, 3 या 4 ही पेशेंट देखे हैं, लेकिन उसने ये यूज किया था और उसके कारण वो जो सेंसेशन लौट आता है ये मैंने देखा था। क्वाथ करके ही दिया था पेशेंट को। आप लेप के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर उधर ज्यादा ये नहीं है, क्या बोल सकते हैं, वुंड नहीं है तो लेप के लिए भी दिया जा सकता है। जी धन्यवाद महोदया। आपके इन तीनों व्याख्यानों के लिए आपको त्रिवार नमन करती हूँ मैं, और जल्द ही हम साक्षात आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्ते। मुझे इधर आके आप सभी को मेरे जो विचार है वो प्रकट करने के लिए संधि दे दी, इसके लिए मैं आपका ये जो उपक्रम है चरक वाचन संहिता का उपक्रम, उसको और डॉक्टर महेश और डॉक्टर सारिका इन दोनों को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।